अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुबह सवेरे पाकिस्तान में आपको वेलकम करेंगे और सुबह सवेरे पाकिस्तान में अच्छी बात से हम लोग कोशिश करते हैं कि अपने शो का आगाज़ किया जाए, मॉर्निंग शो का, और अपने सुबह के साथ साथ आपकी सुबह भी अच्छी होनी चाहिए ताकि आपके साथ कोई अच्छी बात शेयर की जा सके। बहुत सारी चीज़ें होती हैं शेयर करने के लिए, मगर जो एक चीज़ सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे होती है वो ये होती है कि जब हम सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं या कहीं अपने हल्का अहबाब में मौजूद होते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि कोई ऐसी चीज़ हो उसको मिर्च मसाले लगा के बताया जाए, या फिर कुछ इस तरह की चीज़ें सोशल मीडिया पर हमें नज़र आ रही होती हैं जो अफवाह कहलाती हैं, जिससे इंतशार फैल सकता है, अनारकी फैल सकती है, लोगों के दिलों में मैल आ सकता है और बहुत ज़्यादा ऐसी तबाहियाँ हैं जो अफवाहों की वजह से फैलती हैं। हम लोग चूँकि बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो चुके हैं सोशल मीडिया के, बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो चुके हैं कुछ ऐप्स के, तो हम लोग कोशिश कर रहे होते हैं कि जब इनके ऊपर हम लोग जाएँ तो कुछ इस किस्म का नॉलेज मिल रहा होता है जो हर शख्स ने अपने दिमाग के हिसाब से या अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसको शेयर किया होता है, मगर हम लोग उसको हकीकत तस्लीम कर लेते हैं कि शायद यही सच्चाई है। और फिर जब हम किसी दूसरे शख्स को बताते हैं उसमें कुछ चीज़ें ऐड हो जाती हैं, फिर वो दूसरा शख्स जब तीसरे को बताता है उसमें कुछ चीज़ें ऐड हो जाती हैं। तो कोशिश करें कि अगर आप तक कोई नॉलेज आ रहा है, कोई ख़बर आ रही है या कोई ऐसी चीज़ है जो आवाम को, हुजूम को या किसी भी शख्स को इश्ताल में लेकर आ सकती है, मुश्तिल कर सकती है, तो पहले उसकी तस्दीक करें और जब तस्दीक कर लें उसके बाद उसको फॉरवर्ड करें। बिना तस्दीक के बहुत सारे आपको फॉरवर्ड मैसेजेस भी आ रहे होते हैं जिसमें बार बार आप लोगों की अवेयरनेस के लिए बताया जाता है कि कोई भी चीज़ फॉरवर्ड करने से पहले उसकी तस्दीक करें, उसके बाद उसको फॉरवर्ड करें और जो अफवाहें हैं उन पर कान ना धरें, क्योंकि ये अफवाहें किसी भी माशरे में अनारकी फैलाने की सबसे बड़ी रीज़न होती है। और हम लोग कोशिश करते हैं, हमारी सुबह सवेरे पाकिस्तान की पूरी टीम, हम जितने भी साथी हैं, हम लोग कोशिश कर रहे होते हैं कि जो भी अफवाहें हैं, आपको अक्सर हमारे शो में नजर आता है कि उन अफवाहों के ऊपर हम आप लोगों को अपडेट कर रहे होते हैं, उनको बता रहे होते हैं कि ये चीज़ें गलत हैं, ये चीज़ें दुरुस्त हैं, और हमारी कोशिश ये रहती है कि आप लोगों की दुरुस्तगी होती रहे ताकि आप लोग अपनी अफवाहों पर जो सुन रहे हैं उन पर कान ना धने। तो चलिए, इस अच्छी बात के साथ ही मैं अच्छे मौसम की तरफ भी चलती हूँ, और मौसम तो बेहद हसीन है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। पहले मैं आपसे कहती थी कि जी अब एसी चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन मैं अब आपसे कहना चाह रही हूँ कि अब आपको पंखा चलाने की ज़रूरत भी बहुत कम कम महसूस होती है। अगर आप पंखा चला भी रहे हैं तो रात में आपकी कोशिश होती है कोई अच्छा मज़ेदार किस्म का कंफर्टर आपके पास होना चाहिए ताकि आराम से आप लोग सो सकें। अक्सर ऐसे लोग हैं जो कि पंखे के बगैर कंफर्टर लेते हैं और सो जाते हैं। भाई मौसम तो बड़ा ज़बरदस्त है, तो चलिए तमाम बड़े शहरों का मौसम आपके साथ शेयर करूँगी, मगर इसके साथ साथ जो लोग आज़ाद कश्मीर जाने के ख्वाहिशमंद भी हैं उनके लिए भी मैं मौसम शेयर करूँगी। तो सबसे पहले लाहौर शहर का मौसम आपको बता देते हैं। लाहौर में जो कम से कम दर्जा हरारत है वो तो 22 रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है और दिन भर मज़ेदार किस्म का मौसम देखने में आएगा। और ऐसा कैसे हो सकता है कि लाहौर के ही डिग्रीज हों, इस्लामाबाद के इससे सेम टू सेम या इससे कम ना हो। इस्लामाबाद में लाहौर से भी अच्छा प्यारा मौसम है, क्योंकि इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत तो 19 है और मैक्सिमम जो है वो आज 28 डिग्री तक जाने का इम्कान है और ज़बरदस्त किस्म का मौसम रहेगा। कराची के डिग्रीज कुछ हाई है, मगर कराची में भी सारा दिन मौसम अच्छा ही रहेगा, क्योंकि कराची में कम से कम दर्जा हरारत 27 और ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। और जो तिक्के शिक्के खाने के शौकीन लोग हैं और पेशावर का रुख करते हैं उनको मैं बता दूं कि आज वो जा सकते हैं, क्योंकि पेशावर में कम से कम दर्जा हरारत तो 21 है और ज़्यादा से ज़्यादा 31 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है। दिन भर यहाँ पर भी मौसम अच्छा देखने को मिलेगा। और कोयटा भी बेहद हसीन है मौसम के हवाले से, क्योंकि कोयटा में आज कम से कम दर्जा हरारत तो 14 रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 31 डिग्री तक जाने का इम्कान है। तो बैग शैग अपने पैक कर लें, या फिर अगर आपने वीकेंड का प्लान किया हुआ है आज़ाद कश्मीर को एंजॉय करने का, उसके मौसम को एंजॉय करने का, या फिर उसकी खूबसूरती को एंजॉय करने का, तो मैं मौसम आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। आज़ाद कश्मीर में कम से कम दर्जा हरारत तो 12 रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 19 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। जब
मैंने ये सुना कि जब मुर्गे की कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। अभी तो सर्दी का आगाज़ भी नहीं हुआ, अंडे भी महंगे हो गए, दूध भी महंगा हो गया, दही महंगी हो गई है। इसके अलावा आप लोग की मुर्गी जो घर में आप लोग पकाने की कोशिश करते हैं, दूर से देख के आप उसको खुदाफिज करेंगे और चले जाएंगे, क्योंकि डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट रेट मिल रहा है। और जो सबसे हाई रेट हमें जो सुनने में मिला वो 450 पर केजी मुर्गी आपको मिलेगी। मतलब इस तरह से है कि अजीब व गरीब किस्म की सूरत हाल है। सरकारी निर्खनामा क्या है, उसके ऊपर मुर्गी का क्या भाव दिया गया है, मगर दुकानदार अपनी मर्जी से किस तरह से फरोख्त कर रहे हैं, इस पर बात करने के लिए पाकिस्तान के बड़े शहर जिनका इम्पैक्ट मुल्क के दीगर दूसरे शहरों के ऊपर आता है, तो कोशिश करेंगे कि वहां से हमें अपडेट मिल सके। कराची से हमारे साथ नुमाइंदा 92 न्यूज़ इब्राहिम रिंद मौजूद होंगे, जबकि लाहौर से हमारे साथ नुमाइंदा होंगी दुआ मिर्जा। इन दोनों से जानेंगे और इसके बाद हमारे साथ तर्जुमान पोल्ट्री एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान अब्दुल बासित साहब भी मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। मैं बासित साहब की तरफ जाऊंगी, मगर सबसे पहले कराची पाकिस्तान का जो है मुआशी हब समझा जाता है और बड़ा इम्पैक्ट होता है पूरे मुल्क के ऊपर कराची के अंदर जो रेट्स चल रहे होते हैं। अभी कराची का रुख करते हैं। इब्राहिम, मुझे ये बताएगा कि कराची की किस मार्केट में आप मौजूद हैं, यहाँ पर मुर्गी का जो रेट है पर केजी वो क्या दिया गया है, सरकारी निर्खनामा अगर आपने चेक किया हो तो बताइएगा कि उसके ऊपर मुर्गी का कितना रेट है। जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद है कराची के इलाके कयूमाबाद में, क्योंकि मुख्तलिफ इलाकों में मार्केटें बहुत देर से खुलती हैं, तो ये गुंजान आबाद इलाका है। तो यहाँ पे सुबह से मुर्गी की दुकानें जो है वो खुली हुई हैं, आप देख सकते हैं मनाजिर में। तो यहाँ पे रेट भी मुख्तलिफ है, लेकिन यहाँ पे सरकारी जो रेट्स हैं वो यहाँ पे लिस्ट फराम नहीं की जा रही, क्योंकि हमने मुतअद्दिद दुकानदारों से ये रेट लिस्ट मांगी तो उनके पास रेट लिस्ट नहीं है। और इनके पास जो गोश्त बेचा जा रहा है वो तकरीबन 280 और तकरीबन 300 के करीब कीमत है पर केजी की, वो फरोख्त की जा रही है। इनका ये कहना है कि कुछ दिन पहले जो है वो इंतहाई महंगा हो चुका था, 400 450 तक पहुंच चुका था, फिर उसके कुछ चंद रोज के बाद जो 250 तक भी गोश्त पहुंच चुका था, लेकिन अब जो रेट वो 300-350 के दरमियान चल रहे हैं। तो लोग जो है इस महंगाई के दौर में उनकी कोशिश होती है कि गोश्त या तो फिर कम लिया जाए, और अगर लेना भी है तो कम लेके उसके साथ साथ दूसरी साथ सब्जी बनाई जाए, क्योंकि सब्जियां जो है वो अच्छी भी हैं इस मौसम में। खास तौर पे अवाम का जो कराची के अवाम है उनकी यही कोशिश होती है कि इस मौसम में ज्यादा से ज्यादा जो सब्जी और दाल का इस्तेमाल किया जाए। अच्छा इब्राहिम, मुझे ये बताएं, आप जिस तरह से बता रहे हैं कि डिफरेंट डेज के अंदर डिफरेंट रेट देखने को मिल रहा है, 450 तक भी क्या, अब 300 से 350 के दरमियान रेट मिल रहा है, तो यहाँ पे जो दुकानदार आपने पूछा नहीं कि सरकारी लिस्ट उनके पास क्यों नहीं है, और जो मुर्गे का रेट ऊपर नीचे हो रहा है उसकी वजह, बुनियादी वजह उन्होंने बताने की कोशिश की है कि जी ये वजह है जिसकी वजह से मुर्गे का रेट ऊपर नीचे हो रहा है। जी देखिए, बिल्कुल जो चंद दुकानें खुली हैं सुबह के वक्त, उनसे जो रेट की लिस्ट मांगी गई तो उन्होंने कहा कि अभी आई नहीं है, नई लिस्ट आई नहीं है। इनके पास एक तरह का एक बहाना होता है, और दूसरी जानिब इनके अपने मन माने भी होते हैं और मिली भगत भी होती है कि उनको अगर वो लिस्ट सामने करेंगे तो लोग उनको पहचान लेंगे कि कितने का गोश्त बिक रहा है, कितने की जिंदा मुर्गी और कितने का गोश्त फरोख्त किया जा रहा है। तो इनके मिले जुले दूसरे रद्द-ए-अमल भी है कि महंगाई इतना बढ़ गई है कि इनको वहाँ से मुख्तलिफ फार्म हाउस से लेकर आते हुए यहाँ तक पहुँचते हुए भी उनको गाड़ियों का किराया, उनके मुलाजिम का किराया और जो दुकानों का किराया वो, तो चलिए यहाँ पर तो अपने मनमाने रेट्स भी हो रहे हैं कराची वालों के लिए और आवाम के लिए मुश्किलात है। लाहौर का रुख करते हैं, दुआ मिर्जा भी हमारे साथ मौजूद है, पूछते हैं कि लाहौरियों के क्या हालात हैं भाई। दुआ, हमें ये बताइएगा कि लाहौर में आप किस मार्केट के अंदर मौजूद हैं, यहाँ पर मुर्गी का रेट क्या मिल रहा है, और क्या कराची से सेम सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है, ऊपर नीचे रेट है या फिर एक ही रेट आपको सब दुकानों पर नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त शेरशाह कॉलोनी में मौजूद हूँ और आज सरकारी नरखनामे के मुताबिक मुर्गी का रेट 201 रुपये है, जबकि दर्जन अंडे 107 रुपये फरोख्त हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हर इलाके में एक नया रेट है, क्योंकि यहाँ पर देखने में आता है कि हर इलाके में जितने भी दुकानदार होते हैं वो अपनी मिली भगत से एक रेट डिसाइड करते हैं, और लोगों को चूंकि आदत नहीं है कि वो सरकारी नरखनामा आकर चेक करें, इसलिए कुछ लोगों को 350 रुपये किलो मुर्गी मिल रही है, कुछ लोग 241 रुपये खरीद रहे हैं, कुछ लोग 250 रुपये खरीद रहे हैं, तो कुछ लोग 400 रुपये किलो भी मुर्गी खरीद रहे हैं। इनके लोग चेक नहीं करते और बस ये रोना रोते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। नो डाउट महंगाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर मुर्गी के रेट की बात करें तो एक महीना पहले 310 रुपये रेट था, लेकिन आज का रेट जो है वो 241 रुपये है। लेकिन बहुत सारे इलाकों में ये 300 रुपये भी फरोख्त हो रहा है, 350 रुपये भी फरोख्त हो रहा है। जब हमने दुकानदारों से लिस्ट मांगी तो कई दुकानदारों के पास थी नहीं, और जिनके पास थोड़ा सा इसरार करने पर मिली भी
तो उनका ये कहना है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो वो जो है उनको कुछ बचता नहीं है, इसलिए वो 300 रुपये तक ये रेट जो है वो जाते हैं। अगर बात करें कि लोगों की, तो लोगों का कहना है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, इसलिए सब्जियों में डाल के थोड़ा सा चिकन खरीद लेते हैं। सब्जियों की कीमतें भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन चिकन का जो रेट है वो इस वक्त जो है वो 201 रुपये है। पिछले 2 दिनों की बात करें तो 244 रुपये था, उससे पहले 310 रुपये भी था। लेकिन अगर 241 रुपये है भी तो यहाँ पर कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। तो चलिए, चिकन बैलेंस ना कराची में नजर आ रहा है ना लाहौर में नजर आ रहा है, मनमानी कीमतें हैं जो वसूल की जा रही हैं। बहुत शुक्रिया इब्राहिम रिंद आपका, थैंक यू सो मच। दुआ मिर्जा आपने भी हमें अपडेट किया। अब रुक करते हैं अब्दुल बासित साहब, चूंकि हमारे साथ मौजूद स्पोक्स पर्सन है पोल्ट्री एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के। सर थैंक यू सो मच, आपने सुबह सवेरे पाकिस्तान में हमें ज्वाइन किया। अभी आपने यकीनन गुफ्तगू सुनी होगी कराची और लाहौर के हमारे रिपोर्टर्स की। 350 से 400 तक का रेट हमें मुर्गी का मिल रहा है। रीज़न जानने की कोशिश करना चाह रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ अचानक से कि मुर्गी की कीमतें जो हैं वो आसमान को बातें करने लगी हैं। जी शुक्रिया। पहली तो बात यह है कि ये मुर्गी की किसी दिन की एक कीमत को लेकर हमें उसको रिएक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मुर्गी की कीमत में इतना उतार चढ़ाव है कि इसको अगर हम ईयर एवरेज प्राइस देखें तो वो बहुत कम होती है, और इसलिए हमें इसके ऊपर ये देखना चाहिए। पहली तो बात यह है कि अभी जिस तरह देखो ना, बैंकों का इंटरेस्ट 6 से 13% पर चला गया, डॉलर 100 से 150 रुपये पर चला गया, बिजली 75% महंगी हो गई, गैस 80% महंगी हो गई। इसी तरह इन सारी चीजों का इम्पैक्ट उन सारे रॉ मटेरियल्स के ऊपर आया जो पोल्ट्री पे। लेकिन अब्दुल बासित साहब, ये तमाम जो कीमतें आप गिनवाने की कोशिश कर रहे हैं तो वक्तन फवक्तन बढ़ी है ना। मुर्गी की कीमत आप एक तरफ कह रहे हैं कि किसी एक दिन के रेट नहीं, ये पिछले कई दिनों का रेट है जो बताने की कोशिश की जा रही है कि ये अचानक से क्यों बढ़ना शुरू हो गया। अगर तो ये टैक्सेस की वजह से या महंगाई की वजह से आप इसको कंसिडर कर रहे हैं तो फिर ये स्लोली आहिस्ता आहिस्ता रेट आगे जाना चाहिए। ये क्या हुआ कि 350 रुपये कहीं और ऊपर चले गए हैं, 100 कहीं और चले गए हैं, सरकारी लिस्ट कहीं हमें नजर नहीं आ रही। आपको याद है अभी 2 महीने पहले इस मुल्क में पोल्ट्री की तारीख में ये पहली दफा हुआ कि चूजे पैदा किए और वो नहीं बिके। ये उसका नतीजा है। ये तो प्योरली डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर, इससे पेरिशेबल चीज तो कोई है ही नहीं। जो मुर्गी तैयार हो गई है उसने मार्केट में आना है। जिस दिन उसकी शॉर्टेज होती है उसकी कीमत ऊपर चली जाती है, जिस दिन उसकी सप्लाई बेहतर होती है उसकी कीमत नीचे आ जाती है। इसलिए मैं कहता हूँ ये एवरेज प्राइस के ऊपर हमें बात करनी चाहिए। ये बड़ा ही एक पोल्ट्री वालों का डायलेमा है कि उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जिन चीजें मैंने बताई हैं वो बढ़ गई है, लेकिन वो पास ऑन नहीं कर सक रहे, इसलिए कि भाई वो उनका जो है ये पेरिशेबल आइटम है। डिमांड एंड सप्लाई इसकी कीमत को कंट्रोल करती है, किसी के पास में नहीं। अगर आज से 4 दिन पहले आप बता रही हैं कि 350 रुपये किलो थी तो आज 250 रुपये किलो है, तो मुर्गी वालों का दिल करता है 100 रुपये किलो कम करने पर। उनके तो बस में ही नहीं है। अगर उनके बस में हो तो कभी भी 350 या 400 से नीचे ना आने दें। ये मार्केट फोर्सेज हैं, डिमांड एंड सप्लाई है जो इसकी कीमत को कंट्रोल करती है। ठीक है, ये डिमांड एंड सप्लाई का ये सारा फॉर्मूला है अब्दुल बासित साहब के मुख्तलिफ एक शहर के अंदर मुख्तलिफ मार्केटों में या मुख्तलिफ दुकानों में जो एक साथ ही एक दूसरे के मौजूद हैं वहां पर हमें डिफरेंट रेट देखने को मिलता है। क्या ये डिमांड एंड सप्लाई है? एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि वो चीज़ों को अगर जो मार्केट से मंडी से जो सुबह आड़त का जो रेट निकलता है जी, उसको इम्प्लीमेंट करवाना ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। इसमें पोल्ट्री का कोई कसूर नहीं। पोल्ट्री का फार्मर का तो काम जिस वक्त रात को उसके फार्म से जिस भाव पे मुर्गी उठ जाती है उसको वही पैसे मिलते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अब्दुल बासित साहब, तर्जुमान पोल्ट्री एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद थे। आपने भी हमारे साथ शेयर किया। अभी मुझे एक ब्रेक की तरफ बढ़ना, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे उस मसले की जो हर घर में हर वक्त 24 घंटे मौजूद रहता है। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपसे गुफ्तगू की थी कि एक ऐसा मसला है जो आपका मेरा हम सब का हर घर का 24 घंटे का मसला है। हमारे घरों के सीवरेज के अंदर प्रॉब्लम आ रहा है, हमारे शहर के सीवरेज के अंदर प्रॉब्लम आ रहा है, हमारे मुल्क के जगह जगह जहाँ पर भी ये चीज़ मौजूद है, ये प्लास्टिक बैग्स मौजूद हैं, वहाँ पर मसले मसाइल नज़र आ रहे हैं। अगर मैं कराची शहर की बात करूँ तो कराची शहर इस वक्त शदीद गंदगी में अटा हुआ है। घरों के अंदर गंदगी है, मक्खियों
कि ने ऐसे हालात वहाँ पे किए हुए हैं, इंसान खाना बना नहीं सकता, खाना खा नहीं सकता। मार्केट में आप जाते हो, आपको मास्क चढ़ाना पड़ता है, ऐसा महसूस होता है आप ज़मीन पे नहीं, किसी एक ऐसे खित्ते में या किसी ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहाँ पे सिर्फ आलूदगी है, ऑक्सीजन मौजूद नहीं है वहाँ पर। कराची के ये हालात क्यों हैं? ये प्लास्टिक बैग्स हमारे लिए इतना वबाले जान क्यों बन गए हैं? इनका प्रॉब्लम क्या है? इनकी वजह से हमारे अंदर कौन से, हमारे खुराक में कौन से मसले मसाइल आ रहे हैं? खाना तो बाद में हमारे पेट में जाएगा, मगर जो शहर की सूरत हाल है इसकी हवा पहले हमारे अंदर जाती है। ये प्लास्टिक बैग्स के ऊपर जो पाबंदी का इनिशिएटिव उठाया गया है, कितना इसके ऊपर अमल दरामद किया जाएगा, या कहीं पर अमल दरामद नज़र आ रहा है, ये काम रुक गया है या सिर्फ दावों की हद तक है? ये सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए मैं आपके साथ तारुफ करा देती हूँ। हमारे साथ इस वक्त PSP यानी कि पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब कराची से मौजूद होंगे। मुस्तफ़ा कमाल साहब, बेहद शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। और इसके साथ साथ हमारे स्टूडियो में जनरल फिजिशियन है डॉक्टर अयूब बेग साहब, जो डाइट के हवाले से कि ये किस तरह से ये पॉलीथीन बैग्स हमारे लिए नुकसानदेह हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। मुस्तफ़ा कमाल साहब, सर मैं आपसे इस तरह से शुरू करूँगी। एक वक्त था कि रोशनियों के शहर की एक तस्वीर मैंने अपने वालिद की आंखों से देखी थी, वो तस्वीरें आज भी मौजूद हैं। जब शहर बड़ा खूबसूरत था, रोशनियाँ ही रोशनियाँ थीं और हर शख्स की ख्वाहिश थी वो किसी भी जगह पर बैठा है कराची का रुख करे, कराची में जाए, कराची के समंदर को एंजॉय करे। तो वहाँ पर कराची की खूबसूरती का बीड़ा जिस शख्स ने उठाया था, मेरे वालिद ने बताया था कि उस शख्स का नाम सैयद मुस्तफ़ा कमाल है, जो कि कराची का मेयर बना, कराची को उठाया, खूबसूरत बनाया। वो कौन सी सर ऐसी जादू की छड़ी थी जो आप अपने साथ ही ले गए और बाद में आने वालों को समझ ही ना आई कि कराची को संभालना कैसे है? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड वर्ड्स जी, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल कोई जादू की छड़ी नहीं थी, सिर्फ किरदार का मसला है। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, मुस्तफ़ा कमाल करप्शन नहीं करता था, मुस्तफ़ा कमाल हराम पैसे नहीं कमाता था। और जब आप करप्शन नहीं करते, मुस्तफ़ा कमाल के पास पैशन था, वो शहर की तमाम प्रॉब्लम्स की वजह से रातों को जागता था, अपने लोगों को जगाता था, रातों को रोडों पर निकलता था, दिन में निकलता था। आप बारिश, तूफ़ान, आंधी, इस शहर को वो ओन करता था। उसको अपने मरने के बाद होने वाले सवालों का डर था। जिस इंसान को ये डर हो कि आपके पास अगर कोई ज़िम्मेदारी दी गई है, आप उस पर अगर नहीं अमल दरामद कर सक रहे तो आपसे उसका पूछा जाएगा। मुझे एक हदीस मैं अक्सर लोगों को सुनाता हूँ, याद आ जाती है, मैं आपको कोट करता हूँ यहाँ पे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वाक़या सुनाया कि बनी इसराइल के ज़माने में एक खातून बहुत गुनाहगार, उनके बुरे गुनाहगार खातून थी। उन्होंने एक कुत्ते को, प्यासे कुत्ते को एक कुएं के गिर्द चक्कर लगाते हुए देखा। उसका मफ़हूम इस तरह से, और करीबी था कि कुत्ता जान दे देता, अपनी प्यास से मर जाता। उस खातून ने, जिसका लिखा हुआ है कि बहुत गुनाहगार खातून थी, उन्होंने अपनी जूती उतार कर कुएं में डालकर उसमें जूते में पानी निकाल कर एक कुत्ते को पानी पिला दिया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने उस खातून के सारे गुनाह माफ़ करके उसको जन्नत अता फरमा दी। इमेजिन करें कि हमारे मज़हब में अल्लाह के नज़दीक एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाने पे अल्लाह ताला गुनाह माफ़ कर रहा है और जन्नत नसीब कर रहा है। इमेजिन करें कि शहर के अंदर 2.5 करोड़ इंसान रहते हैं और इंसान आधे से ज़्यादा इंसान प्यासे हैं। ये तो हो गई। मैं कभी कभी सोचता हूँ इस हवाले से कि अगर अल्लाह ताला एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाने पे जन्नत दे सकता है, तो जिन लोगों के हाथों में इंसानों को पानी पिलाने का इख्तियार दिया है, उसको पैसे दिए और वो इंसानों को प्यासा रख रहे हैं, इंसानों को प्रॉब्लम कर रहे हैं, उसकी सज़ा क्या होगी? फिर उसकी सज़ा अल्लाह ताला क्या देगा? जो इंसानों को, जिनके पास हज़ारों अरब रुपए आ रहे हैं, अरब रुपए आ रहे हैं, और वो इंसानों को आराम पहुंचाने के लिए, उनकी ज़िंदगियों को बेहतर करने के लिए, और वो नहीं कर पा रहे, उसकी कितनी बड़ी सज़ा होगी मरने के बाद। ये वो थॉट्स थे जिनकी वजह से मुस्तफ़ा कमाल रातों को जागता था, करप्शन नहीं करता था, तो डिलीवरेंस होती थी। उस ज़माने में, मेरे ज़माने में, ये शहर दुनिया के 12 तेज़ी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल हो गया था। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने मुझे वर्ल्ड अमंग 3 बेस्ट मेयर में मुझे डिक्लेयर किया था। फॉरेन पॉलिसी, आज
यहाँ की खबर, यहाँ की गंदगी की खबर, फ्लाइज की खबर न्यूयॉर्क टाइम्स जो है वो आर्टिकल की सूरत में छापता है। हमारे उस ज़माने में इस शहर की अच्छी खबरें फॉरेन पॉलिसी मैगजीन में और दुनिया के जरीदों में छपती थी। अच्छा, मुस्तफा कमाल साहब, बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं, बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। एक स्टांस दिया जाता है मुस्तफा कमाल को और फिर उससे हट जाते हैं मौजूदा जितने भी लोग हैं कराची के अंदर जो इक़्तिदार में हैं, जिनके पास इख्तियार मौजूद है, फिर वो डर जाते हैं मुस्तफा कमाल से। मुस्तफा कमाल का तो नाम नहीं बनेगा अगर कराची साफ सुथरा हो जाएगा, नाम तो उन लोगों का बनेगा जो इख्तिदार के अंदर बैठे हैं। तो मुस्तफा कमाल से इतना खौफ किस बात का है उन्हें? अपनी चोरी के पकड़े जाने का खौफ है, एक्सपोज हो जाने का खौफ है। वो जो उन्होंने ऑर्डर निकाला था, मुझे जो जिम्मेदारी दी थी, वो मुझे उन्होंने उनका नहीं ख्याल था कि मैं ये ओहदा एक्सेप्ट कर लूँगा। उनका ये ख्याल था कि ये MPA रहा है, वज़ीर रहा है, मिनिस्टर रहा, ये मेयर रहा है, ये सेनेटर रहा है, ये पार्टी का चेयरमैन है, तो ये कहाँ आएगा, हम तो इसे जलील करेंगे, इसे रुसवा करेंगे, इसे रिडिक्यूल करेंगे। इसलिए उन्होंने ये ओहदा मुझे दिया था कि PD गार्बेज उन्होंने मुझे बनाया था। लेकिन मैंने कराची वालों के लिए वो ओहदा भी कबूल कर लिया। मैंने कहा मैं 3 महीनों में अपनी दिन और रात कोशिश करूंगा और मैं कोशिश करके कुछ ना कुछ बेहतरी लेकर आऊंगा। और मैं उसी रात से काम करने के लिए मैं चला गया। और लेकिन वो 14 घंटों के अंदर उन्होंने ये ओहदा वापस ले लिया, सस्पेंड कर दिया। वो इस बात से डर गए कि वो जो मैं बातें कर रहा हूँ वो अगले 3 महीनों में उनको पता लग गया कि ये साफ कर भी देगा। जहाँ जहाँ मैंने हिट कर दिया था उन 14 घंटों के अंदर उनको पता लग गया था कि उनकी सारी जो रिसोर्सेज हैं वो एक्सपोज हो जाएंगी। और लेकिन मैंने अपना केस बिल्ड कर दिया और जीत गया ये केस। लोगों को जो मैं बता रहा हूँ कि वो झूठ नहीं है, लोगों को जो ये बता रहा हूँ कि भाई ये सिर्फ इख्तियार का मसला नहीं है। आज भी इतने इख्तियारात और वसाइल और पैसे हैं कि आज भी ये शहर साफ हो सकता है। देखिए आज हम यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से हम ब्रिज नहीं मांग रहे, हम फ्लाईओवर्स नहीं मांग रहे, हम अंडर पासेस नहीं मांग रहे, हम स्कूल नहीं मांग रहे, हम अस्पताल नहीं मांग रहे, हम सड़कें नहीं मांग रहे। हम तो कह रहे हैं बाबा, हम तो इवन के पानी की भी बात नहीं कर रहे। हम तो कह रहे हैं जो सिर्फ मेरे घर के आगे कचरा है, कचरा उठा दो। कचरा उठाने का इख्तियार आज भी जो मेयर है उसके पास उतना ही है जितना मुस्तफा कमाल के पास उस जमाने में था। अमल का दारोमदार करनी है शहर में। मैं तो अमल का दारोमदार नियतों पर। मुस्तफा कमाल से मुझे ये बताएगा, अब ये शॉपिंग बैग से रिलेटेड जो कराची के अंदर कहा गया जी 1 अक्टूबर से इम्प्लीमेंट किया जाएगा या पाबंदी का जो ऐलान किया गया, कितना अमल दरामद इसके ऊपर हो सकता है? क्योंकि ये शॉपिंग बैग्स, ये जो पॉलीथीन बैग्स हैं, इनसे मुतालिक आपने भी बड़ा काम किया हुआ है। हर अच्छी चीज़ पे हमें मुस्तफा कमाल याद आता है, मगर आप मुझे बताइए कि इसके ऊपर इम्प्लीमेंट अभी भी क्यों नहीं हो पा रहा? क्या ये एक माफिया है? अगर ये माफिया है तो इक़्तिदार के ऐवानों में बैठने वालों से ज्यादा ताकतवर ये माफिया है? देखिए डेफिनेटली इससे जो है वो जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, फैक्ट्रीज चल रही हैं और प्लास्टिक, वो अपनी उनको एक दगेगा, उनको प्रॉब्लम होगी, लेकिन कभी ना कभी तो ये काम होना है। और ये मेरे ज़माने में मैंने ये काम किया था और बड़े लोगों से पहले हमने इसके ऊपर शुरुआत की थी, लेकिन उसकी अवेयरनेस बहुत क्रिएट की थी हमने। हम अखबारों में ऐड देते थे, एड्स बनवाए थे हमने बहुत सारे। और फिर उसके बाद यही हो गया कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑन बोर्ड नहीं थी और फिर कुछ लोग कोर्ट में चले गए और फिर वो सारा सिलसिला हो गया। लेकिन अभी आई थिंक दिस इज द हाई टाइम। मैं इस अमल को सही कहता हूँ, इसलिए कि बहुत ज़्यादा एक प्लास्टिक बैग पूरे एक इलाके को फ्लड करने के लिए काफ़ी है। एक प्लास्टिक बैग अगर नाली में चली जाए, उसके मुंह पर जाकर बैठ जाए, तो पूरे इलाके को फ्लड करने के लिए काफ़ी है। देखिए यकीनन आज थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी बिजनेस कम्युनिटी को, जिन लोगों ने इस पे काम कर रखा है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता अपने बिजनेसेस को चेंज करेंगे, वो उसको शिफ्ट करेंगे। लेकिन इसमें ये होना चाहिए, हमारे ज़माने में भी ये प्रॉब्लम आ रही थी कि जब हम यहाँ पर बंद करते थे तो पूरे पाकिस्तान से जब ये आ रही होती थी, फिर हमारे जो लोग थे यहाँ पर कराची के, उनको ये शिकायत थी कि आपने हमें तो यहाँ पर बंद कर दिया, देखिए फलां जगह से ये स्मगल होकर आ रही है, या फलां जगह से ये लोग अब ज़्यादा कीमतों में ख़रीद रहे हैं। तो पूरे पाकिस्तान में इस हवाले से एक होनी चाहिए पॉलिसी। अगर यहाँ सिंध में बंद है तो फिर पंजाब में भी वैसा ना हो कि फिर पंजाब से इसकी सप्लाई आ रही हो, तो फिर यहाँ के लोगों को फिर शिकायत होनी चाहिए। लेकिन ये काम ठीक है, ये बंद होना ठीक है, इसलिए कि दुनिया में कहीं पे भी प्लास्टिक बैग मौजूदा माशरों में ये नहीं इस तरह इस्तेमाल हो रहे। ठीक है। अच्छा मुस्तफा कमाल साहब, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त हमें नजर आ रहा है कि प्लास्टिक बैग्स हैं और जो कराची का कचरा है खासतौर पर, उससे रिलेटेड हमें सूबाई हुकूमत और दीगर जमातें जो आपस में वदस्तो गिरबा भी नजर आती हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करती हुई भी नजर आती हैं। क्या ये मामला
इंतज़ाम तराशी की हद तक रहेगा, या आप समझते हैं कि वफाकी हुकूमत को भी अपना किरदार अदा करना होगा, क्योंकि कराची हमारा मौशी हब है, सोने की चिड़िया है, कराची तरक्की करेगा तो पूरा मुल्क तरक्की करेगा? देखिए 33 अफराद मर गए आज से 2 महीने पहले बारिश में, 1.5 महीने पहले चांद रात को बारिश हुई है, और अगले दिन सुबह ईद में जिस कराची वालों ने ईद की नमाज, जो कि खुशी की नमाज होती है, उसके बाद नमाज जनाजा, नौजवानों की जनाजे की नमाजें पढ़ाई हैं। खुदा की कसम, ईद के दिन लोगों के घरों से जवान बच्चों की लाशें निकली हैं। गज़ब खुदा का, आसमान टूट जाना चाहिए। आ जाते यहाँ पर वज़ीर आज़म आ जाते, वज़रा आ जाते, बैठ जाते कराची में। हम ये समझे थे कि 33 अफराद, जिसमें से 23 अफराद करंट लगने से मरे, कोई नहीं आया यहाँ पर। फिर अभी 2 दिन पहले 10 मिनट की बारिश हुई है, 8 बंदे करंट लगने से मर गए, किसी को परवाह नहीं है, कोई परेशान। मैं बार बार कह के थक गया हूं कि देखिए भाई, के इलेक्ट्रिक जो है वो बिजली नहीं दे पा रही है, लोड शेडिंग है और प्रॉब्लम है। पहले इतने लोग मरते नहीं थे, ये क्या कर दिया है इन्होंने कि लोग मरना शुरू हो रहे हैं जरा सी बारिश में। और अभी कल 2 दिन पहले जब कुछ भी नहीं हुआ, तो अब अगली बारिश में फिर लोग मरेंगे। मेरी प्रॉब्लम ये नहीं कि मैं आज लाशें उठा रहा हूं कराची वाले, मेरी प्रॉब्लम ये कि मैं आइंदा भी लाशें उठाऊंगा, इसलिए कि आज हुक्मरान कुछ ऐसा नहीं कर रहे कि आइंदा मेरी लाश नहीं गिरे। मैं वज़ीर आज़म से बोल के थक गया हूं कि भाई ये आरिफ नकवी आपके दोस्त हैं, जो कि अबराज के मालिक हैं, वो फंडर हैं, आपके सपोर्टर हैं। वो आते हैं तो बनी गाला में और वजीर आजम हाउस में पाए जाते हैं। उनसे फोन करके पूछें तो कि 12 सालों से आपके पास ये के इलेक्ट्रिक दे रखी है, चलो बिजली नहीं दे पा रहे अगर, तो भाई ये लोग कैसे मर रहे हैं? लोगों को तो मरने से बचा लो कम से कम। और यहाँ पर भी वफाकी हुकूमत को अपना किरदार अदा करना होगा अगर मसाइल सूबे की हद तक हल नहीं हो रहे। बहुत शुक्रिया, बहुत आपका शुक्रिया सईद मुस्तफ़ा कमाल साहब, आपने अपना कीमती वक्त आज सुबह सवेरे पाकिस्तान के निकाला। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। चूंकि प्लास्टिक बैग से रिलेटेड बात करें, डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि ये प्लास्टिक बैग्स, पॉलीथीन बैग्स हमारी डेली रूटीन में हिस्सा है, हम ग्रॉसरी के लिए जाते हैं, हम कुछ परचेजिंग के लिए जाते हैं, ये कौन कौन सी ऐसी सूरतें हैं जिनके ज़रिए हमारी डाइट के अंदर शामिल होकर हमारे अंदर जा रहे हैं? देखिए जी, प्लास्टिक बैग के हवाले से जो है ना 2 किस्म के नुकसान होते हैं। एक तो नुकसान आपने बताया है कि जो हमारी डाइट में हमारे अंदर जाएगा, ग़िज़ा की नाली पे जाएगा। उसमें ये है कि हमारे यहाँ जो लोग बाज़ का दूध प्लास्टिक के शॉपर में लेके आ रहे हैं, गरम खाना प्लास्टिक के शॉपर में लेके आ रहे हैं, और जब ख़ास तौर पे गरम खाना या कोई गरम चीज़ प्लास्टिक के शॉपर में लेके आते हैं, तो वो प्लास्टिक के शॉपर के जो केमिकल हैं वो फिर कैंसर पैदा करने वाले केमिकल बन जाते हैं, और वो हमारे अंदर जाते हैं, वो हमारे अंदर जा रहे हैं और कैंसर कर देते हैं। ख़ास तौर पे जो प्लास्टिक के बर्तन हम इस्तेमाल करते हैं, हत्ता कि वो भी जब माइक्रोवेव में गर्म करते हैं, तो वो भी प्लास्टिक के बर्तन जो है ना, वो उसमें जो केमिकल जो हैं वो कैंसर पैदा करने वाले अज्जा में कन्वर्ट हो जाते हैं और हमें मैदे का और आंतों का कैंसर कर सकते हैं। लेकिन ये तो वो चीज़ है प्लास्टिक के शॉपर की कि जो कि हमारी मैदे में या हमारे ग़िज़ा की नाली में जाएगी। लेकिन प्लास्टिक बैग के साथ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि प्लास्टिक बैग आपने इस्तेमाल करके फेंक दिया। अब फेंकने के बाद उसको डंप करना बहुत बड़ा मसला है। एक प्लास्टिक बैग को डिग्रेड होने के लिए कम से कम 1000 साल का अरसा चाहिए होता है। 1000 साल नेचुरली अगर उसने डिग्रेड होना है, 1000 साल लगते हैं उसको डिग्रेड होने के लिए। सोचे कितनी नस्लें आएंगी और कितनी नस्लें आएंगी। तो अब उसको जो आप जब तलफ करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि उसको प्लास्टिक शॉपर इकट्ठे किए गली में जो भी कूड़ा होता है, और वो कूड़ा सारा प्लास्टिक शॉपर पे मुश्तमिल होता है, उसको आग लगा देते हैं। जब उसको आग लगाते हैं तो उसके अंदर से 2 किस्म की गैसेस निकलती हैं, एक डाइऑक्सिन और फ्यूरिन। ये 2 इंतहाई ख़तरनाक गैसें हैं। ये गैसें जो हैं ये फ़िज़ा में शामिल होती हैं, और फ़िज़ा में शामिल होने के बाद हम सांस लेते हैं तो हमारी सांस के अंदर जाती हैं। तो इसमें से एक गैस जो है वो सांस की नाली में जाकर हमें खांसी करती है, हमें ख़ारिश होती है सांस की नाली के अंदर, और फिर ये दमे की बीमारी करती है। अच्छा, ये तो दमे की बीमारी कर रही है, लेकिन जो दूसरी गैस है वो हमें सांस की नाली को कैंसर कर सकती है। इस हद तक ख़तरनाक है। तो प्लास्टिक के शॉपर का इस्तेमाल और शॉपर के इस्तेमाल के बाद उसको आग लगाना जो है
उससे ज़्यादा खतरनाक है, उससे ज़्यादा खतरनाक। ठीक है, इस वक्त डॉक्टर साहब हमारे साथ पीटीआई की रहनुमा मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा आपके वक्त का। मुझे ये बताएगा कि ये पॉलीथीन बैग्स, इनके ऊपर पाबंदी लगाने का फैसला तो कर लिया गया है, कितना खुशाइंद है और क्या सिर्फ ये फैसले की हद तक रहेगा, ये आप समझती हैं कि इसके ऊपर कोई अमल दरामद भी करवाया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। अगेन आपने बहुत अच्छा टॉपिक, और ये वो टॉपिक है जो हमारे आने वाली नस्लों की हेल्थ को इंश्योर करेगा और उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आज से मतलब कुछ माह पहले मतलब मैंने पंजाब असेंबली के अंदर फ्लोर पे भी एक रेजोल्यूशन मूव की थी कि अब इशू ये है कि ये बहुत ज़्यादा, आपको पता है कल से पंजाब असेंबली के बाहर भी ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमें रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न के तौर पर और एक पाकिस्तानी के तौर पर और जो माएँ हैं उनको या पेरेंट्स हैं उनको अपनी आने वाली नस्लों के तौर पर ये सोचना पड़ेगा कि हमारा इन्वायरमेंट अब शॉपिंग बैग्स और प्लास्टिक बैग्स का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। लेकिन अभी जैसा भाई फरमा रहे थे कि इन्वायरमेंट एक तो है कि आपका इन्वायरमेंट, ठीक है, कि 1000 साल इसको तल्फ होने में लगता है। दूसरी बात यह है कि प्लास्टिक की जितनी भी ये जो जिस तरह से प्लास्टिक बैग्स और सम टाइम इनकी जो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ तो जो रिसाइकलिंग इवन हॉस्पिटल के वेस्ट की भी हो रही है, तो जिससे छोटे छोटे टॉयज प्लास्टिक के बाल्टियाँ, टब और बर्तन बनते हैं, और वो वी नेवर नो कि हम सबके घरों में मतलब वो मौजूद हो जिसमें हेपेटाइटिस सी का खुदा ना खास्ता या और बहुत सारी क्रॉनिक डिजीजेस के जर्म्स भी हो सकते हैं। तो हमें रिस्पॉन्सिबल पाकिस्तानी के तौर पर देखना होगा। चंद लोग आई टोटली एग्री कि भाई कुछ लोगों का इससे रोज़गार वाबस्ता ज़रूर है। क्या उन चंद लोगों के रोज़गार की खातिर आप अपनी पूरी कौम को तबाही के धाने पे, तो हम पहले ही हैं, पहले भी हम सेफ नहीं है, लेकिन क्या आगे ऐसे ही चलता रहेगा? मैंने जो रेजोल्यूशन मूव की थी उसमें एक प्रोडक्ट है ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल। ठीक, ये वो मटेरियल है जिससे जो शॉपिंग बैग्स बनेंगे वो खुद ब खुद तल्फ होने की सलाहियत रखते हैं। तो इसके लिए मैंने पंजाब असेंबली में रेजोल्यूशन मूव की थी कि इस को ड्यूटी फ्री कर दिया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मटेरियल से जो बैग्स बने उसमें इंटरेस्टेड हों, जो कि शुक्र खुदा का हमारी गवर्नमेंट, आपको पता है, आते साथ ही फेडरल लेवल पे भी एंड देन पंजाब में भी हम इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न है। इन्वायरमेंट से रिलेटेड बिल पेश किया जाने वाला है, उस बिल से रिलेटेड भी मैं आपसे पूछूंगी, मगर इस वक्त हमारे साथ इसाक जिलानी साहब भी मौजूद हैं, स्पोक्स पर्सन हैं ऑल पाकिस्तान प्लास्टिक बैग एसोसिएशन के, तो डेफिनेटली अगर ये हमारे साथ गुफ्तगू करेंगे डॉक्टर साहब को भी इनका मौका पता चलेगा। इसाक जिलानी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे ये बताइएगा आपके शॉपिंग बैग से मुतालिक जो पाबंदी की बात हो रही है, बिल भी मूव किया जाना है, अभी जिस रेजोल्यूशन के ऊपर मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा ने भी गुफ्तगू की, डॉक्टर साहब ने भी बताया कि इसके कितने बुरे असरात हैं, कितना नुकसानदेह है, तो इसके ऊपर पाबंदी की मुखालिफत आखिर क्यों की जा रही है, जबकि ये सबको पता है कि हम सब लोगों की सेहत के लिए बहुत ही बड़ा शदीद खतरा है? देखिए, पाबंदी की बात कर रहे हैं सब लोग, अगर ज़रूर करें। अगर यहाँ पे आपको आवाज़ आ रही मेरी? जी जी, मैं आपको सुन रही हूँ, आप बात को कंटिन्यू कीजिए। जी, मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि पाबंदी की बात ज़रूर करें। अगर हमारे साइंसदानों ने इज्तिमाई तौर पे इत्तफाक के साथ ये फैसला कर लिया है कि वाकई ही सेहत के लिए मुज़र है, तो ज़रूर करें। बात ये है कि अब तक तो हमारी इतलात, जो हमारी मालूमात हैं, जो हमने स्टडी किया इसको, या हमें जो साइंसदानों ने UAT के और दीगर लोगों से हमें पता चला है, वो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट और दीगर जो ज़िली हुकूमतों की नाकामियाँ हैं उसको छुपाने के लिए गवर्नमेंट जो है वो इसको सेहत की बात करती है, कभी माहौलियात की बात करती है कि जी ये माहौलियात के लिए सड़कों पे पड़ा होता है, आंधी आती है तो उसमें ये उड़ता है, ये शॉर्ट वेट होता है। बात ये है कि पाबंदी की बात ज़रूर करें, मगर इसको खुदा के लिए ये मत समझा जाए कि आप बटन ऑन करें पंखा चल जाए, आप बटन ऑन करें लाइट ऑन हो जाए। ये इंडस्ट्री है भाई, ये पाकिस्तान के टॉप टैक्स देने वाली 5वीं बड़ी इंडस्ट्री है। 2016 में मियां नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट ने
हाई टैक्स पेयर को अवार्ड दिए, तो उसमें इस इंडस्ट्री से मुंसलिक 3 लोगों को अवार्ड मिले। और अभी इमरान साहब ने दिया, अभी इमरान साहब ने भी ये अवार्ड दिया, असद उमर साहब ने। तो 25 हाई टैक्स पेयर में 5 प्लास्टिक के लोग थे। अच्छा, इसाक जिलानी साहब आप मेरे साथ मौजूद रहिएगा। मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा, आप पीटीआई की रहनुमा, ये भी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। मुसर्रत साहब, मुझे ये बताएं, जब ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, टैक्स भी दे रही है और फिर खान साहब इनको अवार्ड भी दे रहे हैं, तो आप लोगों ने क्या इन लोगों को एतमाद में नहीं लिया था जब कोई एक्शन करने जा रहे थे? कोई रेजोल्यूशन पास हो रही है, अब बिल भी पेश होने जा रहा है, तो क्या ये जरूरी नहीं था कि जो लोग इस इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं आप लोग उनको एतमाद में लेते पहले और उसके बाद कोई एक्शन किया जाता? नहीं, ये बदकिस्मती है। देखिए, अगर मैं ये सवाल बहुत अच्छा है जी। अच्छा भाई, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, मेरी बात सुने कि पूरी दुनिया में कन्वर्जन हो चुकी हुई है। अभी आप ये देखें कि अनफॉर्चुनेटली अगर ये कोई सर्वे कराया जाए तो मुझे लगता है कि हमारा मुल्क प्लास्टिक बैग की यूटिलिटी में मे बी हम बिल्कुल, ये बड़ी इंडस्ट्री होगी, मे बी वी आर एट नंबर 1, मे बी हो सकता है कि हम टॉप पे हों, चंद उन ममालिक पे हों कि जो सबसे ज्यादा। यहाँ पे मेरी बात सुने ना, मेरी बात से पहले मैं बात कर लूँ, फिर आप मुझे उसका जवाब दीजिएगा। यहाँ पे खाना भी प्लास्टिक में, चाय भी प्लास्टिक में। हमें देखें, मेरी बात सुने, गवर्नमेंट ने आने वाली नस्लों का सोचना, तो उसके लिए छोटी मोटी कुर्बानी सबको देनी पड़ेगी, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं है कि ये इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। ये इंडस्ट्री, ये जो अभी मैंने एक प्रोडक्ट बताया, ये उस पे कन्वर्जन पे चले जाए ना, ये ऑक्सोबायोडिग्रेडेबल के वाले शॉपिंग बैग्स बनाए। और इनकी डिमांड्स क्या है जो प्लास्टिक बैग एसोसिएशन के लोग हैं? मुसर्रत साहब, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ, लेकिन मुझे अभी ब्रेक की तरफ जाना है। मुसर्रत साहब, मुझे भी ब्रेक की तरफ जाना है। आप भी हमारे साथ मौजूद हैं, इसाक जिलानी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर अयूब साहब भी मौजूद रहेंगे। एक ब्रेक से वापस आएंगे, मैं यहीं से बात को कंटिन्यू करूंगी और जानने की कोशिश करूंगी कि क्या डिमांड्स हैं जो अब तक पूरी नहीं हो सकी, या क्या तजावीज़ हैं, उनके लिए कितना वक्त दरकार होगा। स्टे विद अस। पॉलिथीन बैग से रिलेटेड बात हो रही थी। इसाक जिलानी साहब भी मौजूद हैं, डॉक्टर अयूब बेग साहब भी मौजूद हैं, मुसर्रत जमशेद चीमा साहब भी मौजूद हैं। मुसर्रत साहब, आप अपना सवाल मुकम्मल कर लीजिए, फिर मैं चाहूंगी कि इसाक जिलानी साहब उसका रिप्लाई करें आपको। देखिए, मेरा तो सिर्फ इतना कंसर्न है एज ए पाकिस्तानी कि हमारी एवरेज एज बहुत तेजी से गिर रही है। कैंसर जिन मुल्कों में तेजी से बढ़ रहा है, उसमें भी हम टॉप पे हैं। और इन सारी वजूहात को देखो, इसको सिर्फ आप इस चीज से रिलेट नहीं कर सकते कि वासा वालों से कूड़ा नहीं उठाया गया, उठा लिया। अगर आपने एनवायरनमेंट को ठीक करना है, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को ठीक करना है, बीमारियों से बचना, और कैंसर तेजी से बढ़ रहा है, और कैंसर की मेन वजह ये है, याद रखें। सो इसको इतना सिंपल नहीं लिया जा सकता कि कूड़ा नहीं उठाया गया गवर्नमेंट से और गवर्नमेंट ने कहा कि इस पे पाबंदी लगा दे। इट्स नॉट सो सिंपल। आपका हेल्थ सिस्टम इस पे डिपेंड करता है, आपकी आने वाली नस्लों की एवरेज लाइफ इस पे डिपेंड करती है, आपका एनवायरमेंट सिस्टम इस पे डिपेंड करता है, आपका इकोसिस्टम इस पे डिपेंड करता है, आपकी नहरें, आपका सीवरेज सिस्टम, आपका दरियाओं का जो निजाम है, आपका समंदर, ये सारी चीजें लिंक्ड है। सो इसको इतना सिंप्लीफाई नहीं कहा जा सकता कि खाली चूंकि हवा में शॉपर उड़ते थे तो वासा के इतनी बड़े पैमाने पे ये नहीं कर सकता। हमारी गवर्नमेंट की चलिए हमारी इन्वायरमेंट पॉलिसी प्रॉब्लम है। आप लोग इसाक जिलानी साहब, मुसर्रत साहबा ने बताया कि ये ऑल्टरनेट दे रहे हैं। ठीक, एक मिनट मुसर्रत साहबा, कंप्लीट। हाँ, मेरी जी चलिए आप कंप्लीट कर लीजिए। हाँ, मैं ये सिर्फ कहना चाह रही हूँ कि जिस दिन से हमारी गवर्नमेंट आई है, पहले दिन से हमने इन्वायरमेंट पॉलिसी दी है, और जब इन्वायरमेंट पॉलिसी के आप फीचर्स देखते हो तो इसमें खाली दरख्त लगाने से ये इशू हल नहीं हो सकता। हाँ, ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा, बट ये सारे उसके सेफ्टी मेजर्स हैं आपके इन्वायरमेंट को सिक्योर करने के लिए। उसके लिए ये टेबल पे बैठे, ये आए गवर्नमेंट के साथ, लेकिन प्रोटेस्ट इसलिए ना करें। हमारा इसमें कोई जाती फायदा गवर्नमेंट का नहीं है, हमारा जाती फायदा इसमें 0% भी नहीं है। हम गवर्नमेंट का ये जो स्टेप है ये आने वाली नस्लों के लिए है, और ये आए बैठे, ये भी अपनी ऑप्शंस दें। और उसके अलावा गवर्नमेंट ने देखे, ये मैंने रेजोल्यूशन इसाक जिलानी साहब, इतनी सारी चीजें हैं जो मुसर्रत साहबा ने आपको गिनवा दी हैं।
ठीक है इसाक जिलानी साहब, बेशबहा चीजें हैं जो मुल्क का पूरे मुस्तकबिल का दारोमदार, नस्लों का दारोमदार, सब मुसर्रत साहबा ने आपको गिनवा दिया। फिर आप लोगों को क्या मसला है? अगर आप मुल्क के लिए छोटी सी एक कुर्बानी दे देते हैं, आखिर आपके कोई मुतालबात हैं तो आप जाएं हुकूमत के साथ बात करें। ये कन्वर्जन पे चले जाएं, ये जो प्रोडक्ट मैंने बोला है। जी इसाक जिलानी साहब जी, इसके साथ बनाए ड्यूटी फ्री कर देंगे। जी आपकी तवज्जो के लिए आपको जवाब अर्ज है। पिछले 4-5 महीनों में हमारे लोग मुसलसल आपके तमाम डिपार्टमेंट से राब्ते में हैं और तजावीज़ वो जो काबिल अमल हैं वो दे चुके हैं। मसला हमारी गवर्नमेंट का ये है, अब हम लोग करते पहले हैं, सोचते बाद में हैं। उसके नुकसानात क्या हैं, उसके फवायद क्या हैं, उससे इंडस्ट्री पे क्या मसाइल होंगे, लेबर का क्या होगा। देखिए बात ये है कि जब हमारे लोग जाते हैं इस्लामाबाद में अमीन असलम साहब के पास, वो कुछ और हमें स्टेटमेंट देते हैं, पंजाब में बैठे हुए लोग कुछ और लॉलीपॉप देते हैं। बात ये बहुत आसान नहीं है, ये कहने की बात है। आप समेडा की रिपोर्ट उठाए, 2015 की अप्रैल में उन्होंने रिपोर्ट जारी की है। पंजाब में सिर्फ 4800 फैक्ट्रियां हैं, पूरे पाकिस्तान में 8000 फैक्ट्री है, 3,60,000 इनडायरेक्ट इसमें लोग हैं, मजदूर हैं, और ये टोटल मिला के कुछ 30-40 हजार लोग बनते हैं। ये कोई मजाक नहीं है। और बात ये है, दूसरा आप कहती हैं कि ये पोल्यूशन का मसला नहीं है, ये माहौलियात, ये इसका वेस्ट मैनेजमेंट का मसला नहीं है, ये कैंसर की बात है। देखें ये तो एक कॉमन सेंस की बात है। जब आप प्लास्टिक को आप मेल्ट करेंगी, आप उसको आग पे रखेंगी, आप उसको मैक्रोवेव में, देखिए आप और मैं मैक्रोवेव में प्लास्टिक की किसी चीज में डाल के, कप में डाल के, बोतल में डाल के मैक्रोवेव में हम उसको नहीं रखते किसी चीज को गर्म होने के लिए, क्योंकि हमारी कॉमन सेंस काम करती है कि वो गर्म होगा, पिघलेगी, वो उसमें मिक्स हो जाएगा। तो बात ये है कि ये उस वक्त कैंसर में है, उस वक्त कैंसर की बात इसमें की जा सकती है जब हम इसको, इसके अंदर गर्म चीज डालेंगे या गर्म जगह पे इसको रखेंगे और इसको पिघलाएंगे। वगरना आज तक मैं आपसे पूछता हूँ, आप मेरे से काफी बड़ी हैं माशाल्लाह, मुझे बताइए कि आज तक आपने सुना कोई बंदा प्लास्टिक की वजह से मर गया, उसने प्लास्टिक खा लेकिन लिया? इसाक जिलानी साहब आपकी बातें सही है अपनी जगह पर, मगर प्लास्टिक बैग को जिस तरह से डॉक्टर साहब ने भी बताया है मैं कि ये तल्फ तो होता ही नहीं है, इसका इतना नुकसान है कि ये तल्फ होता ही नहीं, 1000 साल तक ये मौजूद रहता है अपनी जगह के ऊपर। ये नुकसान कितना दे रहा है ये भी तो देखें आप। मैं आपसे अर्ज करता हूँ, देखें पूरी डेवलप कंट्रीज को आप उनकी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, वक्तन फवक्तन वो अपनी चीजों को आगे रेगुलेट करते हैं। हम भी रेगुलेट करने की बात कर रहे हैं, हमने तो बहुत और भी काबिल अमल तजावीज दी हैं कि छोटा साइज जो है उसको आप बंद कर दें। मसला ये है कि एक अवेयरनेस की बात है। मैं और आप जाते हैं मेडिकल स्टोर पे, हम वहां से पैनाडोल का एक पत्ता लेते हैं, वो हमें दो शॉपर पकड़ा देता है। क्यों? मैं और आप जाते हैं ठेले पे, हम मैंगो लेते हैं, वो हमें 3 शॉपर देता है। क्यों? क्योंकि उसकी कॉस्ट कम है। वो लोग 15-20 पैसे का पड़ता है, वो 50-60 पैसे की उनको कॉस्ट पड़ती है, वो 3 शॉपर भी देते हैं। तो हमने चलिए आप लोगों ने भी अपनी डिमांड्स जो है हुकूमत के सामने रखी है। मुसर्रत साहबा की गुफ्तगू भी अपनी जगह पर बिल्कुल सही है, मगर एक डॉक्टर की राय जानना बड़ा जरूरी है। डॉक्टर साहब, जो लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके अवेयरनेस के लिए किन चीज़ों से बचा जा सकता है और कैसे ये आप लोगों के लिए नुकसानदेह, कोई भी मैसेज कन्वे कीजिए प्लीज़। देखिए जी, एक तो ये बहुत अच्छी बात की इसाक जिलानी साहब ने जो कि बिला वजह प्लास्टिक शॉपर इस्तेमाल ही ना करें। हम सब मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, कोई एक पत्ता लेते हैं, दवाई का लेते हैं, तो प्लास्टिक के शॉपर को कौम जो है वो कि हम कहे कि हमने इस्तेमाल नहीं करना है। सिर्फ जहाँ पर मजबूरी है, आपने कूड़ा अगर इकट्ठा करना है उसके लिए बहुत बड़ा शॉपर बैग चाहिए आपको, सिर्फ वहाँ शॉपर बैग के इस्तेमाल की इजाज़त हो और छोटा शॉपर बैग जो है बैन हो जाना चाहिए। और दूसरा ये है, लोगों को ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करें कि अपना जो घर के जो कूड़ा होता है उसमें शॉपर बैग, प्लास्टिक बैग, उसको मिला के इकट्ठा करके लोग गली के बाहर आग लगा देते हैं। तो खुदा के वास्ते इसको आग लगाने से परहेज़ करें। जब इसको आग लगाते हैं तो उसमें से धुआं निकलता है, वो इंतहाई ख़तरनाक होता है धुआं, और वो हर कोई जो सांस लेता है उसकी सांस की नाली में जाता है। बिल्कुल, जिस तरह से कहते हैं कि आपका कूड़ा आपके घर की जिम्मेदारी है या आपकी जिम्मेदारी है, इसी तरह से प्लास्टिक बैग के लिए इसको जलाएं ना, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया। और इसके साथ साथ ही आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, आपके लिए भी और उस सोसाइटी के लिए भी जहाँ पर आप लोग बस रहे होते हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर अयूब बेग साहब, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह अगेन आपको बुलाएंगे। इसाक जिलानी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, उनका शुक्रिया। मुसर्रत जमशेद चीमा साहब मौजूद थी, उनका बेहद शुक्रिया। और इंशाल्लाह ताला प्लास्टिक बैग से रिलेटेड जिस तरह से सुबह पाकिस्तान में अक्सर गुफ्तगू होती रहती है, हर शो में तकरीबन बात होती है, हम कोशिश करेंगे कि बाकायदा तौर पे इसको अपने कंटेंट का हिस्सा बनाएं और डेफिनेटली आप लोगों तक अवेयरनेस भी फैलाएं। सुबह सवेरे पाकिस्तान,
वो बच्चा जिनके माँ बाप में से कोई एक अवेलेबल होता है, चाहे वफ़ात की सूरत में हो या फिर अलहदगी की सूरत में हो या फिर हुसूल रोज़गार के लिए कहीं भी बैरून मुल्क के सफ़र के ऊपर हो, तो ऐसे बच्चों की शख्सियत क्या होती है? ऐसे बच्चों की शख्सियत में मसाइल कौन से पैदा हो जाते हैं? ऐसे बच्चों के लिए अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करना, स्कूल में दूसरे बच्चों के साथ कम्पीट करना कितना मुश्किल हो जाता है और इनकी नफ्सियात क्या बन जाती है? इस पर तमाम तर सूरत पर बात करने के लिए हमारे मेहमान मौजूद है, मगर आप भी अगर इस गुफ्तगू में हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं और हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, या फिर अगर कोई मसला है तो उसका हल भी जान सकते हैं। मैं अपने मेहमानों का तारुफ करा देती हूँ। सबसे पहले तो हमारे साथ कराची स्टूडियो से हम सबके बहुत ही फेवरेट हैं, माइंड साइंस एक्सपर्ट हैं डॉक्टर उमैर साहब, वो मौजूद होंगे। डॉक्टर साहब आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। इसके साथ साथ स्टूडियोज़ में हमारे साथ मोटिवेशनल एक्सपर्ट हैं, माहिर नफ्सियात हैं डॉक्टर सदाकत अली, वो मौजूद होंगे। डॉक्टर साहब आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। माहिर नफ्सियात है डॉक्टर उस्मा सदाकत, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका भी। और इसके साथ साथ माहिर तालीम भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और अक्सर हमारे शुबा मौजूद रहती हैं सादिया माई साहब, वो भी मौजूद है। बहुत शुक्रिया सादिया साहब आपके भी वक्त का। डॉक्टर उमैर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी, सिंगल पेरेंट चाइल्ड के हवाले से हम बात करने जा रहे हैं। ऐसे बच्चों की शख्सियत कितनी ज़्यादा मुतासिर होती है, या फिर उनको बेहतर करने के लिए, उन्हें संभालने के लिए कोई एक शख्स, वो माँ हो या बाप हो, उसके लिए कितना मुश्किल होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। पहले तो ये समझ लें कि हर मर्द में ख़वातीन के हार्मोन मौजूद होते हैं और हर ख़वातीन में मर्द के हार्मोन मौजूद होते हैं, यानी हर मर्द और हर इंसान जो है उसमें उसकी अपोजिट जिन्स ना हो तो वो मुकम्मल नहीं होता। ये कुदरत ने एक निज़ाम इस तरह बनाया है कि इंसान के अंदर ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। मैं अक्सर मगरिब में ज़ाहिर ट्रैवल करता हूँ, मैंने देखा है कि वहाँ रिश्ते नहीं निभाए जा सकते, यानी 4, 5, 6, 7 रिलेशनशिप्स होती है, शादी होती है, शादी के बाद वो सेपरेशन हो जाती है, तलाक हो जाती है, तो उनके जो बच्चे बड़े होते हैं वो भी रिलेशनशिप्स को मैनेज नहीं कर सकते। वजह शायद ये है कि उनके माँ बाप के साथ भी ये हुआ कि वो सेपरेशन हो गई और वो जो एक्सपीरियंस उनको मिलता है कि जहाँ एक ज़ात का एक हिस्सा तो डेवलप होता है, दूसरा डेवलप नहीं होता। हाँ। बहुत ज़रूरी है, चाहे बच्चे माँ के पास पले या बाप के पास पले, किसी भी वजह से सेपरेशन हो, मौत हो जाए, बाहर कोई जॉब के लिए चला गया, माँ अकेले बच्चे को पाल रही है, एक बात याद रखें कि दोनों माँ बाप की शख्सियत बच्चे की मुकम्मल तामीर और तकमील के लिए बहुत ज़रूरी है। बाप कॉन्फिडेंस देता है, हर बच्चा चाहे वो लड़की हो या लड़का हो हमेशा रोल मॉडल अपने बाप को करेगा, माँ को नहीं करेगा। माँ से इखलाकियात, अदब, तहजीब, ये तरबियत माँ से मिलती है। बड़ों से बात कैसे करना, इखलाक कैसे करना, ये तमाम चीज़ें माँ से मिलती है। बाप विजन देता है, बाप बच्चे को मुस्तकबिल देता है, बाप बच्चे को कॉन्फिडेंस देता है और ज़िंदगी के छोटे डिसीजन से लेकर बड़े फैसले जब करने होते हैं वो बाप सिखाता है और बाप समझाता है। तो अगर दो में से कोई एक मौजूद ना हो तो बच्चे की शख्सियत जो है अधूरी रह जाती है और उसमें कमी रह जाती है, और ये इनको पता चलता है जब ये बड़े होते हैं और जब प्रोफेशनल लाइफ में या पर्सनल लाइफ में जब एंटर होते हैं तो वहाँ ये खला उनको महसूस होता है। उनके लिए भी अपनी रिलेशनशिप्स को मैनेज करना मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमारे साथ सादिया माई साहब भी मौजूद हैं। आगाज़ करते हैं बचपने से आगे बढ़ते हैं। आपके पास बहुत सारे सादिया साहब बच्चे ऐसे आते होंगे जो कि सिंगल पेरेंट चाइल्ड होते हैं, तो वो दूसरे बच्चों के साथ उनका कंपटीशन कितना ज़्यादा सख्त हो जाता है, या आप समझते हैं कि वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते जिस तरह से दीगर बच्चे कर पाते हैं? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर दूँ कि ये 2019 है, इसके बीच में ये जो सिंगल पेरेंटिंग है उसमें सिर्फ एक बात ख्याल आती है कि ये या तो माँ के पास हैं या बाप के पास हैं। हाँ। उसमें ये नहीं आता कि वो बाहर गया हुआ कमाने के लिए। ये भी तो पॉसिबल है कि इन दोनों में से कोई एक वफात पा चुका हो या फिर अलहदगी की सूरत में। बिल्कुल सही, आपने सही कहा। जो मैं फेस कर रही हूँ वो ये है कि अगर तो वो माँ के पास हैं और बाप जिंदा है और अलहदगी है, तो उसके बीच में जो मोस्ट वीक फैक्टर है वो है कि माँ जो है वो बच्चों को बिठाकर बाप के अगेंस्ट करती है। जब वो बाप को मिलने जाते हैं तो वो बाप बिठाकर उनको बच्चों के माँ के अगेंस्ट करता है। वो जिसके पास होते हैं वो अपोजिट बंदे का हर हाल में उनको कहानियाँ सुना के उसने ये कर दिया वगैरह वगैरह। मर्दों के पास ये हथियार होता है कि वो अपनी बीवी के बारे में किरदार कशी करते हैं बहुत ज़्यादा, ये उनका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का फैक्टर है। इस डॉक्टर साहब भी मौजूद है, मैं पूछूंगी डॉक्टर साहब ऐसा होता है कि नहीं होता? जी बिल्कुल ऐसा होता है, क्योंकि मैं फेस कर रही हूँ और मैं ऐसे पेरेंट्स को काउंसिल कर रही हूँ जिनके साथ उनके केसेस चल रहे हैं बार के अंदर। मैंने ये देखा कि जो भी एक पेरेंट अगर तो पढ़ा लिखा और पॉजिटिव माइंड का है तो उसका बच्चा बिल्कुल स्ट्रांग होगा, क्योंकि वो देख चुका है अपने घर के बीच में कि मेरे माँ बाप अगर अलहदा हैं, हम इस वक्त वो बात कर रहे हैं कि अगर वो अलहदा रहते हैं, खुला हो गया, डिवोर्स हो गई,
तो जिसके अगर बच्चा माँ के पास है और बाप को वो मिलने जाता है तो वो उसके ये फील आता है कि ओह मैं अपनी माँ के पास क्यों, मैं बाप के साथ रहूँ, तो ज़्यादा बेहतर है। जिस भी ऑपोजिट बंदे के पास वो जाएगा वो थोड़े घंटों के लिए वक्त गुजारेगा तो वो टाइम उसको देंगे जी ऑसम क्वालिटी, चॉकलेट्स, आइसक्रीम, खाने, टॉयज, तो बच्चा बहल जाता है। डिपेंड करता है किस एज को बिलोंग करता है। उसके बीच में उसकी परफॉर्मेंस स्कूल में इसलिए करेगी जो कि ज़रा कम होगी क्योंकि साइकोलॉजिकली तो हम डील करते नहीं हैं। जहाँ पर भी हमने ये लफ्ज़ दिया कि मैं आपके बच्चे की काउंसलिंग करती हूँ, IMS को बिठाती हूँ, ज़रा हम इसको नफ्सियाती चेक करते हैं। तो जहाँ पे नफ्सियाती का आता है ना लफ्ज़, तो माँ बाप बड़े बुरे तरीके से रिएक्ट करते हैं। उनको लगता है कि जो भी नफ्सियात का लफ्ज़ है उसका मतलब है वो नफ्सियाती मरीज़ है या वो पागलपन है। हाँ, वो पागलपन है। हालांकि इतने सारे पागल हमारे इर्द गिर्द फिर रहे होते हैं, वो हमें नज़र नहीं आ रहे होते, तो वो पागलपन का उनको लगता है कि जी पागल इख्तियार उनको आपने कह दिया है। लेकिन बच्चे के ऊपर इफेक्ट डेफिनेटली होता है। जो भी पेरेंट उसका मिसिंग है, वो बाहर गया हुआ है, वो डिवोर्स्ड हैं, या वो उधर ही रहकर अलग अलग घरों में रहते हैं, या एक ही छत के नीचे भी लड़ के उनका बुरा हाल है, तो वो सिंगल ही हो जाता है मेरे ख्याल के मुताबिक, एंड इट डेफिनेटली अफेक्ट्स द चाइल्ड। ठीक है। अच्छा डॉक्टर उस्मान साहब, मुझे ये बताइएगा, सिंगल पेरेंट चाइल्ड, ये बच्चा दूसरे बच्चों की निस्बत मुख्तलिफ होता है, मगर क्यों और कैसे? तो मैं नहायत अदब के साथ बाकी पार्टिसिपेंट से थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगी। जी जी ज़रूर, आप हक हमारा जो कल्चर है पाकिस्तान का या इंडिया का भी अगर हम कल्चर ले लें तो हमारे कल्चर में तकरीबन 3 तरह के फैमिली सिस्टम हमें नज़र आते हैं। एक तो जॉइंट फैमिली सिस्टम है जिसमें ग्रैंड पेरेंट्स हैं, चचा हैं, ताया हैं और पेरेंट्स हैं और बच्चे हैं। दूसरा हमें एक फैमिली सिस्टम नज़र आता है जिसको हम न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम कहते हैं। उससे मुराद है कि 2 पेरेंट्स हैं जिनके पास एक बच्चा, 2 या 3 बच्चे हैं, और ये वर्किंग क्लास है ज़्यादातर। ऐसे पेरेंट्स की जो है वो वर्किंग क्लास है। तीसरे हमें नज़र आते हैं कि सिंगल पेरेंट, जहाँ पे कोई फादर जो है वो मुल्क से रोज़गार की खातिर बाहर गया है और माँ सिंगल हैंडेडली अपने बच्चों को डील कर रही है। दूसरे वो बच्चे हैं जिनके फादर फिगर जो हैं या माँ जो है, दोनों में से कोई एक वफात पा जाता है और फिर बाकी सिस्टम जो है वो दूसरे पेरेंट को चलाना पड़ता है। तीसरी सिचुएशन है कि डाइवोर्स दरमियान में आ जाती है और माँ और बाप के बीच में एक जंग सी छिड़ जाती है कि बच्चा किसके पास जाएगा, और इवेंचुअली वो बच्चा किसी एक के पास स्टे करता है। बिल्कुल। अच्छा, तीनों तरह की फैमिली सिस्टम में जो बच्चे पलते हैं उनमें कोई ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आता। उसकी बुनियादी वजह यह है कि बच्चे जो हैं ये फूलों की तरह होते हैं। जहाँ पे भी इन्हें साजगार माहौल मिलेगा, इन्हें नर्चरिंग एनवायरनमेंट मिलेगा, इन्हें वार्मथ मिलेगी, मोहब्बत मिलेगी, तो ये एक ही तरह से ग्रो करेंगे। अच्छा, सिंगल पेरेंटिंग में डाइवोर्स से ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती, बल्कि डाइवोर्स का जो प्रोसेस होता है उसमें जो डैमेज होता है एक्चुअली वो बच्चों तक डैमेज पहुंचता है कि दोनों पेरेंट एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं, कस्टडीज़ के इश्यूज़ हैं, फिर दोनों एक दूसरे के बारे में गलत बातें कर रहे हैं या एग्जेजरेट कर रहे हैं या मनफी बातचीत कर रहे हैं। वहाँ पे असल डैमेज जो है वो पहुँचता है। हमारे इन तीनों तरह के फैमिली सिस्टम में अगर हम देखें तो ज़्यादातर जो पेरेंटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो माओं के हिस्से में आती है कि माओं ने बच्चों की तरबियत करनी है, माओं ने बच्चों को खाना खिलाना है, माओं ने उनके फ्रेंड्स के पास उन्हें लेकर जाना है। जबकि जो फादर फिगर है वो आपको फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है और वो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी अपने बच्चों को देता है कि बच्चे समझते हैं कि हम अपने बाप की मौजूदगी में महफूज हैं। जब सिंगल पेरेंटिंग पे बात आती है तो वहाँ पे ये जिम्मेदारी भी, यानी फाइनेंशियल रिसोर्सेज कमा कर लाना और सेंस ऑफ सिक्योरिटी अपने बच्चों को प्रोवाइड कर देना, ये एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी उन माओं के पास आ जाती है जो कि सिंगल हैंडेडली अपने बच्चों को ट्रीट कर रहे हैं। और पेरेंटिंग वैसे ही काफ़ी मुश्किल काम है, यानी आप माँ और बाप दोनों भी हैं तो बच्चों को परवान चढ़ाना काफ़ी मुश्किल काम है। आपको स्ट्रेसेस में से गुजरना पड़ता है, आपको अपने बच्चों के मिजाज को समझना पड़ता है। हर बच्चा एक डिफरेंट फूल की तरह है, आपको उसके मुताबिक उसे चलाना पड़ता है। और जब माँ या बाप दोनों में से कोई सिंगल हैंडेडली उन्हें डील कर रहा है तो ऐसी सूरत में डेफिनेटली वो बाहर से थके हारे आते हैं, टायर्ड होते हैं, वो इमोशनली ड्रेन्ड होते हैं क्योंकि उन्हें सारी चीज़ें अकेली प्रोवाइड करनी पड़ रही हैं। सो स्ट्रेसफुल माँ या स्ट्रेसफुल बाप की मौजूदगी में बच्चे उतने अच्छे फ्लरिश नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर पेरेंट्स जो सिंगल हैंडेडली डील कर रहे हैं अगर वो अपनी रिकवरी के ऊपर तवज्जो दें, रिकवरी से मुराद है कि हमारे कल्चर में जब डाइवोर्स हो जाती है तो सोसाइटी बताती है कि जो कोई अच्छा काम नहीं किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, बच्चे रुल जाएंगे आपके, आपने ये क्या कर लिया। और पेरेंट्स जो बाद में होते हैं, जो कि बाज़-औक़ात न्यू मैरिज में भी जाते हैं और बाज़-औक़ात नहीं जाते, वो कभी भी अपने उस ट्रॉमा पे जो कि डाइवोर्स के प्रोसेस में आता है उसकी रिकवरी पे काम नहीं करते। उस रिकवरी पे अगर वो काम कर लें तो वो अपने बच्चों को बड़े अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंट शहरी बना सकते हैं। ये ज़बरदस्त आपने बात की डॉक्टर उस्मा साहबा की रिकवरी पे बात नहीं करते या काम नहीं करते। डॉक्टर साहब मुझे आप ये बताइएगा, मैं यंग एज या अडल्ट के ऊपर
तो गुफ्तगू करूँगी, चूँकि मैं चाह रही हूँ कि अभी ज़रा बचपन से रिलेटेड थोड़ी गुफ्तगू लोगों की समझ में भी आए, उनको ज़हन नशीन हो जाए। डॉक्टर साहब, कितने तल्ख रवैये ऐसे बच्चों के हो जाते हैं बचपन में, इतने तल्ख, या उनकी शख्सियत टूट फूट का शिकार हो जाती है जो हमें नज़र नहीं आती, मगर विद द पैसेज ऑफ टाइम वो हमें नज़र आ रहा होता है कि कितना जहर भर जाता है उनके दिमाग में, उनके दिलों के अंदर। अच्छा, शवाहद बताते हैं कि जो बच्चे माँ बाप दोनों के हाथों पलते हैं या सिंगल पेरेंट के हाथों पलते हैं, असल बात यह है कि उनकी पेरेंटिंग हो कैसे रही है, उनकी तरबियत कैसे हो रही है। अगर तरबियत के बुनियादी असूल ही गलत हैं तो फिर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बच्चे के माँ बाप दोनों मौजूद हैं और बहुत ज़्यादा रुपया पैसा भी है। अगर उसकी पेरेंटिंग में बच्चे की नशोनुमा में बुनियादी तौर पर जो असूल हैं उनको अगर आप भूल जाएंगे तो नतीजा ख़राब निकलेगा। और अगर सिंगल पेरेंट भी हो और वो सही असूलों पे अपने बच्चे की परवरिश करे तो देखने में आया है कि दुनिया में बेपनाह बच्चे ऐसे हैं जिनको इकलौती माँ ने पाला था और वो ज़िंदगी में बड़े कामयाब और कामरान हुए। पहली बात यह है कि जब कोई सिंगल पेरेंट हो जाता है तो उसे अपनी मेंटल हेल्थ की हिफाजत करने की ज़रूरत होती है, उसे उस ग्रीफ से या सदमे से निकलने की ज़रूरत होती है, चाहे वो दोबारा लाइफ पार्टनर का इंतखाब करना चाहता है या नहीं करना चाहता, सिर्फ बच्चों को पालना चाहता है या अपनी ज़िंदगी को भी दोबारा शादी के बंधन में ले जाना चाहता है। दोनों सूरतों में जो सदमा है उससे बहाली ज़रूरी है, जो कि आम तौर पर नहीं होती। हम समझते हैं कि वक्त के साथ साथ हो जाएगी और कई लोगों में वक्त के साथ हो जाती है, कई लोगों में नहीं होती। सो एक वो जो सदमे की कैफियत है, दूसरी आइसोलेशन कि कॉन्फिडेंस नहीं रहता। जब हमें अपने आप पे कॉन्फिडेंस होता है तो हम कभी आइसोलेशन में नहीं होते। तो आइसोलेशन में चले जाना, एक विक्टिम स्टांस ले लेना कि मैं मजलूम, मैं बेचारा या बेचारी, इससे आपके बच्चे की तरबियत पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। फिर अगर आप बच्चे को अपने ऊपर इस वजह से हावी होने का मौका देते हैं या उसकी गैर ज़रूरी बातें मानते हैं कि बेचारे का फादर या मदर नहीं है तो अकेले में नहीं करना है, तो इसके जो कज़न्स हैं जो कुछ उसके पास है इसके पास भी होना चाहिए, तो बच्चे की हर बात मानने की तरफ जो रुझान होता है, उन्हें ज़िम्मेदारियाँ ना देना, जो कि हर पेरेंट का फ़र्ज़ है कि अपने बच्चे को जो 3-4 साल की उम्र से आगे चलना शुरू होता है तो उसके हैसियत के मुताबिक उसको ज़िम्मेदारियाँ देना और उसको ज़रा सी बात पे आप अपने फ़ैसले नहीं बदलते कि ज़रा रोने लगा है, टेंट्रम थ्रो कर रहा है तो आप उसकी जो बात नहीं मान रहे थे तो आप मान जाए। तो पहले सोच समझ के हाँ या ना कहें, लेकिन एक दफ़ा आप हाँ या ना कह दें तो फिर उस पर स्टिक करें। दूसरी बात है कि वालिदैन डिसिप्लिन में और पनिशमेंट में फ़र्क करें। आज बच्चों के लिए पनिशमेंट बिल्कुल रिकमेंड नहीं की जाती, लेकिन डिसिप्लिन रिकमेंड किया जाता है, जिसका मतलब है कि बच्चे को उसके किए के नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस मिलने दें। चाइल्ड की तरबियत कितनी ज़्यादा मुश्किल होती है। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे रेगुलर कॉलेज याजा चूँकि हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर मुईस साहब, मैं आप ही से पूछ लेती हूँ, याजा ने जो क्वेश्चन रेज़ किया कि बतौर शहरी और ज़िम्मेदार शहरी हमारे माशरे की या हम लोग की ज़िम्मेदारी क्या बनती है, जिस तरह से उन्होंने अपनी भाभी के हवाले से हमें एक एग्जाम्पल दी, मगर इसके साथ साथ मैं ये भी जानना चाहूँगी, एक माँ है, अब जिस तरह से उन्होंने अपनी भाभी की बात की, एक माँ के लिए अपने बेटे की परवरिश करना कितना मुश्किल और कितना चैलेंजिंग होता है? एक तो मैं तमाम मौजूद मेहमानों को सलाम करना भूल गया, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, जो सवाल याया साहब का है वो ये है कि माशरा जो है या अतराफ़ के जो लोग हैं वो उस शख्स को कैसे देखते हैं, क्या रवैया, क्या बिहेवियर होना चाहिए। असल में प्रॉब्लम होता है कि हम सब की जो शख्सियत बनती है उसमें बहुत बड़ा हाथ हमारे माहौल का है, हमारी इन्वायरमेंट का है। वो लोग जो हमारे अतराफ़ में मौजूद है, जो मुख्तलिफ मशवरे देते हैं, मुख्तलिफ सजेशंस देते हैं, उससे हमारी शख्सियत पर बहुत अच्छे या बुरे असरात मुरक्किब होते हैं। अब अगर हम किसी ऐसी फैमिली को देखें जहाँ सिंगल पेरेंट हो, माँ हो या बाप हो, तो एक तो पहली चीज़ तो ये कि इजहार हमदर्दी ना करें। इजहार हमदर्दी से सामने वाला शख्स जो है वो कमज़ोर हो जाता है। आप दूसरा उसको डिफरेंट ना समझे, उसको आप ऐसा ना देखें कि ज़रा अलग किस्म का है,
एक सिंगल पेरेंट है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। माशरे में बहुत सारे लोग होते हैं जिनका एक साइड जो है वो नहीं होता, कोई मर जाता है, कोई चला जाता है, किसी के साथ कुछ होता है, तो उनको नॉर्मल एवरेज फैमिली की तरह लें और उनके साथ बिहेवियर ऐसा हो कि जिस बिहेवियर में आप किसी प्रॉपर फैमिली के साथ बिहेव कर रहे हैं, तो मेहरबानी कर तनकीद ना करें, नुक्ताचीनी ना करें, उनकी तरफ पॉइंट आउट ना करें, उनको ये एहसास ना देने दें कि वो सिंगल पेरेंट है। पहले तो ये करें। दूसरी चीज़, माँ के लिए वाकई इसलिए बड़ा मुश्किल है कि हमारा माशरा, बिलखुसूस ये जो सब कॉन्टिनेंट का माशरा, ये औरत को इतना सपोर्टिव नहीं होता औरत के लिए, तो औरत के लिए मुश्किल होती है। मगर दुनिया में कई मिसालें मौजूद है, डॉक्टर सदाकत ने भी बड़ी सही बात की, कई मिसालें मौजूद है जब माओ ने बच्चों को पाला और बच्चे बड़े कामयाब हुए। बिल्कुल ऐसा है। इसमें बहुत सारे बड़े बड़े साइंसदान हैं, बड़े बड़े मौजूद हैं, उनकी माओ ने उनको पाला। सवाल ये है कि हमें कर क्या सकते हैं। पहली चीज़ ये है कि जब माँ या बाप सेपरेट होते हैं या इनमें से किसी की मौत हो गई या कोई बाहर चला गया किसी वजह से, काम की वजह से, तो पहली चीज़ है कि जो फैमिली स्ट्रक्चर है जिसमें दूसरे जो फैमिली के लोग हैं, चाहे घर पे रहते हो या ना रहते हो, उन्होंने अपना एक सपोर्ट देना है। फॉर एग्जांपल ताया है, चाचा है, कोई ऐसा शख्स है, अगर वो दे सके तो सपोर्ट दे उस फैमिली को। बात सिर्फ रोजगार की नहीं होती। देखिए, इंसान सूखी रोटी खा के भी गुजारा कर सकता है, लेकिन इज्जत नफ्स मजरू ना हो। जो सेल्फ एस्टीम है ना, वो बार बार पॉइंट करके, याद दिला के, बता के किसी बच्चे की, माँ की, किसी शख्स की भी सेल्फ एस्टीम को मजरू ना करें। हम ये मजरू करते हैं, तो हमें सिर्फ ये करना चाहिए कि लोगों को नॉर्मली लें और जो सपोर्ट अतराफ में इन्वायरमेंट दे सकते हैं, हम में हर शख्स दे सकता है, हम दे, दैट्स इट। ठीक है, ये आपने बड़ी प्यारी बात की है। डॉक्टर साहब, सदाकत साहब, जिस तरह से डॉक्टर मईर साहब ने भी गुफ्तगू की, आप एक रिहेबिलिटेशन सेंटर भी चला रहे हैं। जो सिंगल पेरेंट चाइल्ड हैं, कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर आते हैं और किन इश्यूज़ के साथ वो आपके पास आते हैं? बहुत ज़्यादा सिंगल पेरेंट के जो बच्चे हैं वो ख़ास तौर पर कोई रिहैब में नहीं आते। कोई भी बच्चे जो है रिहैब में आएंगे अगर वो एडिक्शन में हैं, और एडिक्शन में उनके जाने, ऐसा रुझान होता है इनमें ड्रग्स की तरफ जाने का? कोई ऐसा रुझान ख़ास तौर पर नहीं पाया जाता। सबसे पहली बात जो मैं अर्ज़ करूँगा वो ये है कि जो भी सिंगल पेरेंट है, अगर वो ख़ुद अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखेगा और अपनी जिस्मानी सेहत का ख्याल रखेगा, कता नज़र कि हमारे सरकमस्टांसेस क्या हैं, हम अपना बुनियादी ख्याल रख सकते हैं और अपने मूड और मिजाज को और नज़रियात को मामूल के मुताबिक रख सकते हैं, और उसके लिए कोई बहुत बड़े बड़े इक़दाम करने की ज़रूरत नहीं। यानी कोई भी शख्स जिसके हालात किसी भी तरह से एडवर्स हों या मुश्किल में वो हो, वो अपने मोरल को और ख़ुशी को बुलंद रख सकता है, बशर्ते कि वो 4 छोटी चीज़ों पे अमल करे। एक ये कि एक्सरसाइज करे यानी वॉक करे, दूसरा नींद पूरी करे, तीसरा सादा ग़िज़ा खाए यानी जो फल सब्जियां दालें वगैरह है वो ज़्यादा खाए, और चौथा है कि मोहब्बत का चश्मा अपने अंदर बरकरार रखे। और सिंगल पेरेंट के ऊपर ये और भी ज़्यादा लागू होता है। सिंगल पेरेंट का मतलब ये नहीं है कि आप शहीद वफा बन जाएं, आप कुर्बानी के पुतले बन जाएं, अपना ख्याल ना रखें और बस समझे कि मेरा बच्चा ही कायनात है कुल और इस तरह ये जो माएँ बातें करती हैं या वालिद बातें करते हैं, बच्चों की बड़ी अहमियत है, वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ख़ुद आपकी अहमियत उससे भी ज़्यादा है, क्योंकि खाली बाल्टी से, खाली गिलास से किसी को कुछ नहीं दिया जा सकता। तो आपका अपना आप जो है वो भरा हुआ होना ज़रूरी है। फिर आप जब ज़िम्मेदारियां बच्चों को सौंपते हैं तो वो जितनी ज़िम्मेदारियां भी वो उठा सकते हैं आप उनको ज़रूर सौंपते हैं। आप तरस नहीं खाते। आप उनको काम करने के बाद जब वो अच्छा काम कर रहे हो आप उन्हें अच्छा काम करते हुए पकड़ें, जैसे कहते हैं रेड हैंडेड पकड़ें अच्छा काम करते हुए, और उनको शाबाश दें। और जब तक आप ये काम नहीं करते आप उनको तंबीह भी नहीं कर सकते या आप उनको जो है किसी बुराई का एहसास भी नहीं दिला सकते जब तक कि आप उनको उनके अंदर जो अच्छाई है उसका एहसास नहीं दिलाएंगे। तो जैसे रैपोर होना चाहिए, जैसे बच्चे और माँ के दरमियान या बच्चे और बाप के दरमियान जो वो एक दूसरे के करीब हों तो उन्हें कोई मुश्किल नहीं पेश आनी चाहिए, बेचैनी नहीं होनी चाहिए। बाज़ औक़ात बच्चे माँ बाप के करीब आते हैं तो दोनों में से किसी एक फरीक को बहुत बेचैनी होने लगती है, या माँ बाप में से कोई छूता है तो बच्चे एकदम झटक देते हैं वो पीछे। तो ये वो बुनियादी चीज़ें हैं जिन पे काबू पाने की ज़रूरत है। लेकिन बच्चों को बचपन में ही अगर बता दिया जाए ड्रग्स के बारे में कि ये क्या होती हैं और ये किस तरह इंसान की ज़िंदगी को मुसीबत में डाल देती हैं, तो बचपन में 3-4 साल की उम्र में बच्चों से जब ये आप बातें करते हैं और ये बातें उनके ईमान का हिस्सा आप बनाते हैं
तो वो ड्रग्स की तरफ या बुरे लोगों की तरफ नहीं जाती। ठीक है डॉक्टर साहब, ये आपने बचपन में एक और भी बहुत बड़ी गलती है जो सिंगल पेरेंट चाइल्ड कर रहे होते हैं या फिर माँ कर रही होती है, वो भी मैं डिस्कस करूंगी। अभी हमारे साथ कॉलर मौजूद है कुर्बान अली, उनसे पहले बात करते हैं। जी मेरे भाई कुर्बान, बात कीजिए। कुर्बान अली हमारे साथ मौजूद है? चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ हिना भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी हिना, आप क्या जानना चाह रही हैं? अस्सलाम वालेकुम मिस, मुझे ये पूछना था, पहली बात है जो सिंगल पेरेंट्स अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरह से हर किस्म का रोल अपने ऊपर लेके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने की कोशिश करते हैं। फिर एक एज आती है कि बच्चों बहुत कुछ खुद करने के काबिल हो जाते हैं, फिर भी वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे आगे शिफ्ट नहीं कर पाते। वो एक ये चीज़ बहुत आ जाती है कि जनाब मैंने सारी ज़िंदगी तुम्हारे लिए बहुत किया, तो अभी मुझे ये नहीं किया, मुझे वो नहीं किया, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो जाते हैं जैसे। उसके बारे में क्या कहेंगे? और दूसरी चीज़ ये कि जहाँ पर कई जगहों पे ये देखा गया पेरेंट्स चाहते तो है कि बड़ों का एहतराम किया जाए, हर चीज़ हो, लेकिन कुव्वत फैसला बच्चों को नहीं देते। इवन कि अगर छोटा सा काम भी बच्चे ने अपनी मर्जी से कर लिया है, ये चीज़ यहाँ रख दी, अब मैंने यहाँ कर दी, नहीं ये बड़ों से क्यों नहीं पूछा, भले चीज़ उसकी थी या कुछ था, ये बड़ों का फैसला क्यों नहीं माना, ये नहीं किया। उस तरह से बच्चे में ना कॉन्फिडेंस आता है ना कुव्वत फैसला आती है। बच्चे शादीशुदा भी हो जाते हैं, वो चीज़ नहीं आती उनके। वेरी गुड क्वेश्चन, थैंक यू सो मच हिना। इसका जवाब भी मैं लूँगी अपने हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ कॉलर भी मौजूद है। सबसे पहले मिसेज एजाज हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी मिसेज एजाज, बात कीजिए। आप सबको मैं चूँकि पाकिस्तान में रही हूँ और यहीं के स्कूलों में पढ़ी हूँ और यहीं का माहौल देखा है, तो मेरी इन तमाम हजरात से ये माशाल्लाह बहुत इंटेलेक्चुअल ज़बरदस्त लोग हैं। मेरी इनसे दरख्वास्त है कि एक बहुत बड़ी एसोसिएशन बनाए आप लोग, माइंड साइंस के लोग, सेक्रेटरीज, प्रिंसिपल्स, जो हुकूमत पे ये प्रेशराइज करें कि वो बाकायदा एक सरकारी नेटवर्क में आके लोगों की काउंसलिंग करें थ्रू स्कूल्स, विलेजेस में जाए। पेरेंट्स सिंगल हैं या डबल हैं या दोनों माँ बाप जिंदा हैं, हमारे 100% बच्चे मैं आपको बताऊं कॉम्प्लेक्सेस में जा रहे हैं, यानी कि हुकूमत को भी यहाँ पे अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी होगी। थैंक यू सो मच मिसेस एजाज। कुर्बान अली हमारे साथ मौजूद हैं, से बात करते हैं। जी मेरे भाई कुर्बान, आपका क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम भाजी। वालेकुम अस्सलाम। भाजी मेरा सवाल ये है कि काफ़ी ऐसे पाकिस्तान के इसी माशरे में लोग हैं जो इसकी डिवोर्स हो जाती है, चाहे मर्द है चाहे औरत है, वो खुला ले रही है, चाहे मर्द हो वो डिवोर्स कर रहा है। तो इसमें काफ़ी सारा यही प्रॉब्लम होता है, उसके पहले से मतलब उसी शोहर से एक या दो बच्चे हैं, ठीक है। उस बच्चों के यही माशरे में अगर उसकी दूसरी जगह पे शादी कर लेती है और उसको ना माँ बाप रखने के लिए जो दूसरा उसका शोहर होता है वो रखने के लिए एक्सेप्ट करता है, नहीं जो लड़की होती है चाहे उसके माँ बाप हों या ना हो, अगर वो ही नहीं रखते, नहीं पहला शोहर वाला रखते हैं, तो वो बात औकात ऐसे बच्चे हो जाते हैं जो उनका न यहाँ के रहते हैं न वहाँ के रहते हैं। तो उन्हीं बच्चों के लिए काफी मतलब कहीं पर काम के लिए स्कूल तो पहली बात तो वो जाते ही नहीं है ज्यादातर, और स्कूल नहीं जाते तो उसको किसी काम पे खड़ा कर दिया जाता है, जैसे किसी मैकेनिकल के पास या वहीं पर। तो उसको बाद औकात यही कहा जाता है कि भाई नहीं इसके माँ है न बाप है, बल्कि होते तो हैं लेकिन माशरा यही बोलता है कि इसके माँ बाप नहीं है तो उसके ऊपर वही बाज औकात काफी ऐसे मैकेनिकल मालकान होते हैं जो इनके ऊपर बड़ा रहम खा के मतलब अपना बच्चा समझ के इनकी बड़ी हौसला अफजाई करते हैं। बाज औकात काफी यही होते हैं यार इसके माँ बाप है नहीं, बस उसके ऊपर जो जुल्म होता है जो सितम होता है वही बच्चों के ऊपर करते रहते हैं कि भाई ये बस कुछ भी नहीं होगा, अब इसके आगे पीछे कोई जाने वाला है नहीं, इसके ऊपर हम जो इसे बल्कि उसे अपना तो दूसरा काम तो छोड़ो उसके फिर घर के भी काम करवाएंगे, दूसरे काम भी करवाएंगे। क्या ये हमारे माशरे का ये क्या है? ठीक है, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। थैंक यू कुर्बान, आपने शामिल हुए हमारे साथ सुबह पाकिस्तान के इस मौजू में। डॉक्टर मोइज साहब, ये जो कुर्बान ने क्वेश्चन किया ये क्वेश्चन भी आपसे ही है और इसके साथ साथ हमारे कॉलर ने कुव्वत फैसला से मुताल्लिक बात की थी। क्या वाकई आप समझते हैं कि सिंगल पेरेंट चाइल्ड कुव्वत फैसला से महरूम होता है? देखिए हम इस वक्त बात कर रहे हैं जनरलाइजेशन में ना, एक जनरल कॉन्सेप्ट है हमारा, सारे स्पेसिफिक होते हैं। माँ अकेली अगर बच्चे को पालती है, बाप पालता है, तो कुछ घर ऐसे हैं जहाँ बच्चों को बचपन से, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा था कि ये
छोटे छोटे फैसलों में शामिल करें ना। सुबह कितने बजे उठना, पानी की बोतल फ्रिज में भर के रखो। अगर आप बच्चे को अपने डे टू डे बेसिस में रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिसीजन मेकिंग में शामिल करते हैं तो बच्चा बड़ा होकर फैसला कर सकता है। मगर यस, अमूमी तौर पर जनरलाइजेशन में अगर हम बात करें तो अक्सर जो सिंगल पेरेंट है उनके बच्चे जो हैं उनमें कुव्वत फैसला नहीं होती, बिकॉज माँ इतनी प्रोटेक्टिव होती है कि वो बच्चे को फैसला नहीं करने देती, घर से बाहर नहीं भेज सकती, मतलब उसमें वो बहुत सोचती है। अगर वो ट्यूशन या स्कूल से लेट हो गया उसको फिक्र हो जाती, क्यों? वो खुद इनसिक्योर्ड है। यहाँ डॉक्टर साहब सदाकत ने बड़ी खूबसूरत बात की और मेरे ख्याल में दूसरी डॉक्टर साहब उन्होंने भी अच्छी बात की कि प्रॉब्लम ये होता है कि अगर कोई सिंगल पेरेंट हो गया तो वो अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, अपनी रिकवरी के लिए कोई कुछ नहीं करता। माशरा तो इनफैक्ट अपने तन से और निश्तर से और ज़ख्मी करता है। तो कोई ऐसा फोरम भी होना चाहिए कि जिस पे ये लोग ये काम कर सके कि ऐसे पेरेंट्स को, ऐसे सिंगल पेरेंट्स को किसी किस्म की काउंसलिंग दी जा सके। आखिरी चीज़ मैं बताते चलूँ आपको, अगेन हम बात कर रहे हैं माशरा और माशरे के प्रॉब्लम के। देखिए, माशरा हम सबसे बनता है, ठीक है। एक एडवाइस देना चाहता हूँ, वो माँ या वो बाप जो या तो तलाक देना चाहते हैं या खुला लेना चाहती खातून, कभी कोर्ट में जाकर कस्टडी का जब केस चल रहा हो, रोज़ ही चलते हैं, ज़रा कुछ देर बैठ के वो कस्टडी का केस को देखेगा। अगर तो आपके सीने में एक जिंदा दिल है ना, उस केस को देखकर, उस माहौल को देखकर शायद आप अपने तलाक या खुला का फैसला वापस ले लें। लेकिन डॉक्टर साहब, जो एक सोसाइटी के ऊपर भी आपने जिस तरह से रोशनी डाली, मेरे एक भाई ने जिस तरह से सवाल किया था कि ये मुआशरा भी तो हमें किस तरह से ट्रीट करता है, ये मुआशरा भी तो बड़ा रुथलेस है। माशरा तो करेगा ना। देखिए, माशरा हम सबसे बनता है, हम में कुछ बहुत अच्छे लोग हैं, कुछ बहुत अच्छे लोग नहीं है, राइट। अक्सर माशरे के अंदर खुदगर्जी बड़ी आम हो जाती है। हर इंसान अपने सर्वाइवल के लिए कोशिश करता है, ये मुझे मिल जाए, ये मुझे मिल जाए। अब इस माशरे में जहाँ पे असल प्रॉब्लम पता क्या आता है, माशरे में किसी किस्म का कानून ना हो और किसी किस्म का इंसाफ ना हो। हर चीज़ जो बुराई माशरे में पनपती है या फैलती है, उसकी सबसे बड़ी रीज़न अदलो इंसाफ का ना होना होता है। तो अगर ये अदलो इंसाफ हो तो शायद माहौल इस तरह बनेगा कि हर शख्स जो इस माशरे में रहता है उसकी शख्सियत के अंदर अदल इंसाफ। अदल इंसाफ का मतलब क्या है? अदल इंसाफ सिर्फ कोर्ट नहीं है, अदल इंसाफ का मतलब है बैलेंस, जिंदगी में बैलेंस, सोच में बैलेंस। तो अगर वो बैलेंस आ जाए तो शायद हम ऐसे लोगों को माशरे में बुरी तरह ट्रीट ना करें। सही है, ठीक है। मेरे पास लास्ट 3 मिनट्स है, डॉक्टर साहब कोई आप मैसेज जो देना चाहें? एक अहम बात मैं ये करना चाहूँगा कि जब सिंगल पेरेंट होता है जिस पर बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, तो यहाँ घर के जो मुलाजमीन हैं उनका रोल ज़्यादा हो जाता है, मेड का या गार्ड का या ड्राइवर का या कुक का, क्योंकि सिंगल पेरेंट को और बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ, फाइनेंशियल ज़िम्मेदारियाँ, ख़ास तौर पर जब ख़वातीन को ये सामना होता है तो फाइनेंशियल ज़िम्मेदारियाँ पूरा करते हुए उन्हें दूसरे ऐसे लोगों की मदद की ज़रूरत होती है जिनका इंतखाब बहुत सोच समझ कर करना चाहिए कि वो बाकिरदार लोग हों, नशा ना करते हों, उनमें कोई इखलाकी कबाख्तें ना हों, तो उनको चुनते हुए कोई कॉम्प्रोमाइज़ आप नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि आप बच्चे से जो लेन देन है उसके ऊपर तवज्जो रखते हैं कि बच्चा आपकी 2 बातें माने तो आप बच्चे की 1 बात माने, और आप बच्चे की हर बात मानने के लिए इखलाकी तौर पर मजबूर हरगिज़ नहीं है। और एक अहम बात यह है कि बच्चे के जज्बात कभी बिगड़ भी जाते हैं तो हर वक्त अपने आप को ब्लेम मत करें कि चूँकि इसका वालिद नहीं है या इसकी वालदा नहीं है और जो मेरा कसूर था, तो सेल्फ़ ब्लेम गेम जो शुरू हो जाती है, इससे जो सेल्फ़ इस्टीम है वो बड़ी मजरूह होती है। तो दुनिया में ग्रेसफुली सिचुएशंस को एक्सेप्ट करना पड़ता है। ये कोई आसान सिचुएशन नहीं होती। जब आप अकेले बच्चे पाल रहे होते हैं और आपको बाज़ औक़ात मशवरों की ज़रूरत होती है, तो ऐसी सूरत में आप गूगल पे जा सकते हैं, यूट्यूब पे जा सकते हैं, अपने ख़ानदान के बुज़ुर्गों से या दूसरी माओं के जुर्मट में आप फ़ैसले कर सकते हैं, उनकी मदद हासिल कर सकते हैं। और ड्रग्स के बारे में यह है कि मसला ड्रग्स का नहीं होता, मसला फीलिंग्स का होता है। ये जो ड्रग्स का मसला है ये बच्चों का, टीनेजर्स का मसला नहीं है, ये उनके माँ बाप का मसला है। बच्चों का मसला जो मजरूह जज्बात हैं, जो कि अब 10, 11, 12 साल के बच्चों को एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन होती है, और हम उन पे बहुत ज़्यादा ज़ोर देते हैं कि जी पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कम्पेटिटिवनेस है, अव्वल आओ। इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि किरदार बेहतर हो, किरदार पे तवज्जो देनी चाहिए। डॉक्टर उस्मा साहबा, कोई आप शार्पली मैसेज देना चाहिए? मैं पेरेंट्स से कहूँगी या सिंगल जो मदर्स हैं या फादर्स हैं कि अपने बच्चों को मुस्बत तवज्जो दें,
उनकी तरफ देखकर मुस्कुराएं, उन्हें अपने गले लगाया करें, इसके अलावा उनके साथ मिलकर हंसा करें। कभी आप डिप्रेस फील जब करते हैं क्योंकि आपके भी मुश्किल हालात हैं, तो आपका बच्चा आमतौर पे ये सोचता है कि शायद मैंने ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से मेरी अम्मी जो है वो अफसुर्दा है या टायर्ड है या वो झगड़ा कर रही है। सो अगर बच्चा आपके पास आता है तो उसे बताएं, उसको गले लगाएं और बताएं कि आपने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरे अपने कुछ मसाइल हैं जिसकी वजह से मेरा मूड जो है वो बिगड़ा हुआ है। अगर आपका बच्चा टेंट्रम थ्रो करता है, क्योंकि उसके लिए भी बाजू का डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है, तो उसे हमेशा बताएं कि वो अपने गुस्से को लफ्ज़ों की सूरत में बयान करना सीखे। अगर उसको नहीं आता तो आप उसको पूछें कि आप क्यों रो रहे हो या क्यों गुस्सा कर रहे हो, क्या किसी ने कुछ कहा है या कुछ चीज़ आपको लगी है, और अगर वो कहे कि हाँ लगी है तो उसे कहें कि फिर आप यूँ कहो कि मुझे इस बात से तकलीफ़ पहुंची है इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है। सो आपका रवैया इनअप्रोप्रिएट है, लेकिन उसके बात को एक्नॉलेज आप ज़रूर करें। चलिए, बेहद शुक्रिया, थैंक यू सो मच डॉक्टर मोहित साहब, आपका भी शुक्रिया, डॉक्टर सदाकत अली साहब आपका शुक्रिया, डॉक्टर उस्मा सदाकत साहब आपका शुक्रिया, सादिया वाइज साहबा आपका भी बेहद शुक्रिया। और सुबह सवेरे पाकिस्तान से मुझे इजाज़त दीजिए, और आज के शो का फीडबैक हमें ट्विटर और फेसबुक पेज पर ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।